नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। प्रोफेसर रागी जी पहुंचने वाले हैं। वही तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं काफी देर से, इन्हीं पर पहले हम लोग बात करते हैं। ये आज देश भर में जो आपको हिंदुओं का गुस्सा दिखाई दे रहा है, बल्कि सिर्फ हिंदू कहना ठीक नहीं, क्योंकि कई जगहों पर बहुत और सभी समाज के लोग जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश पर, खासतौर पर दीपू चंद्र दास की जो जिस बेरहमी से लिंचिंग की गई, उसको जलाया गया, फांसी पर लटकाया गया एक उन्मादी भीड़ ने, जिहादी भीड़ ने, उसके खिलाफ ये प्रतिकार आपको जो आज दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। कल ही हम लोग ये बात कर रहे थे आप ही के प्रोग्राम में कि हमें जितना कुछ इसके खिलाफ दुनिया में माहौल बनाने के लिए करना चाहिए, बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने के लिए, क्या वो किया जा रहा है? और आज ये होता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा पर एक आंच नहीं आएगी, ये पहले ही साफ कर देना चाहते हैं। लेकिन ये तस्वीरें दिखना बहुत जरूरी थी, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश को चला रहे हैं इस वक्त, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि उनके देश में जो भी अराजकता हो, वहां बसे हुए करोड़ों हिंदू अगर खतरे में जी रहे हैं, उनको अपनी जिंदगी का डर है, तो जैसा चलता है चलता रहे और उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये काम भारत का है कि दुनिया भर में उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाए कि चाहे उनको मजबूरी में से ही अपना फर्ज अदा तो करना पड़े। और मैं आपको बता दूं कि अब दुनिया भर में बात होने लगी है। न्यूयॉर्क टाइम्स में बांग्लादेश के में जो अराजकता है उसके ऊपर एक पूरा लेख जो है प्रकाशित हुआ है। दीपू चंद्र दास की कैसे हत्या की गई वो सब कुछ उसमें बताया गया है। कनाडा की पार्लियामेंट में वहां की एक सांसद ने बांग्लादेश के हालात बयां किए और कहा है कि हम यहां से ये बात बताना चाहते हैं कि दुनिया देख रही है जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर। और फिर आज जो आप ये देश भर से तस्वीरें देख रहे हैं, कम से कम 3 शहरों से तो ये प्रदर्शनों की बहुत जबरदस्त तस्वीरें आ रही हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर, ऐसे ही कॉन्सुलेट जो कोलकाता में है, कल बीजेपी ने वहां प्रदर्शन किया था। भोपाल में आज जबरदस्त जो है प्रदर्शन हो रहा है, उसमें मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या अत्याचार वहां पर जो है वो बरपाया जा रहा है। शेख हसीना ने कल स्टेटमेंट दिया है कि ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस का कराया हुआ है, सब कुछ वो एक कट्टर पंथ की तरफ, देश को एक उन्माद की तरफ ले जाना चाहते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि उनको कुर्सी ना छोड़नी पड़े, और इसके लिए बलि पर चढ़ाए जा रहे हैं बांग्लादेश के हिंदू। कल संघ प्रमुख ने कहा था कि भारत को जो करना है कर ही रहा होगा, सारे हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज बननी चाहिए, उनकी जैसे भी हो मदद करनी चाहिए। और उसके बाद आज ये तस्वीरें, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? देखिए, सबसे पहले तो ये कि दुनिया के हर हिस्से में किसी भी सामान्य जो व्यक्ति जिसकी संवेदना है उसको उठ खड़े होना चाहिए, क्योंकि जो दीपू चंद्र दास के साथ हुआ वो ISIS करता है। वो दुनिया के जो बर्बर ऐसे जिनको हम असभ्य, अमानवीय कहते हैं, वो लोग करते हैं। और वही ISIS के झंडे लहराते हुए बांग्लादेश में कट्टर जिहादी घूम रहे हैं, जिनके निशाने पर हिंदू हैं, जिनके निशाने पर हर वो व्यक्ति है जो बांग्लादेश के साथ खड़ा है, वो बांग्लादेश को बर्बाद करने के लिए घूम रहे हैं। तो इसलिए दुनिया भर के ऐसे हर संवेदनशील व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? हमने CAA पर खूब पार्टियों को धरना देते, प्रदर्शन देते देखा। सोनिया जी की कॉल भी लोगों को याद है कि भाई लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हर नेता शाहीन बाग में ऐसे नतमस्तक था जैसे कहीं सजदा करने जा रहे हो, जैसे कहीं पूजा करने जा रहे हो। हर देश के हर जिले में शाहीन बाग बनाना है, ऐसा कुछ कहा जा रहा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों को, जो लोग हमारे पड़ोसी इस्लामिक मुल्कों में अत्याचार का शिकार हैं, उनको ये रोका जाए, उनको किसी तरह से हम अपने यहां सुरक्षित रख सकें। अब जरा सोचिए आप, आज कौन प्रदर्शन कर रहा है? आज सारे लोग संघ से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, साधु संत हैं, ये सारी आवाजें हैं। लेकिन वो पार्टियां जिनको लेकर बार बार कहा जाता है, और मैं कई बार कहता हूं, देखिए आपके कर्म आपको तय करते हैं कि आप किस पाले में खड़े हैं। कोई किसी को देश विरोधी, किसी को हिंदू विरोधी ऐसे कहा नहीं जा सकता। ये संघ भाजपा करा रही है निश्चित तौर पर, इसमें कोई कहने की बात है क्या? इसमें भी कोई शक है क्या? दुनिया के हर दूतावास के सामने संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवक आपको पिछले 3 दिनों से तख्ती लेकर खड़े मिल रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। और ये संघ जो बार बार कहता है ना कि हमारा काम हिंदू चेतना को जागृत करना है, रोज लाठी लेके आप कितनी जगह लड़ सकते हैं? हम लोग कल भी इस पर बहुत बहस कर चुके हैं। और कल ही जब मैंने देखा तो मैंने किसी से पूछा तो मेरे पास ऐसे 10 प्रोटेस्ट के पोस्टर्स आ गए। यहां जो हो रहा है जरा उसको भी देख लीजिए। वो लोग भी आपको वही मिलेंगे जिनको अक्सर कहा जाता है कि अरे ये तो क्या, ये कम्युनल पॉलिटिक्स वाले लोग हैं क्या? यानी हिंदुओं की आवाज उठाना कम्युनल हो गया। और ये आवाज मजबूत हो रही है इसलिए दुनिया के हर हिस्से से। लेकिन मेरी थोड़ी चिंता यह है कि कनाडा के संसद में तो मेलिसा लेंड्समैन वो बोल पड़ी,
भारतीय संसद में इस पर बहस होनी चाहिए थी, बिना उसके ये खत्म हो गई, ये अच्छा नहीं हुआ। भारतीय संसद में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और मोहम्मद यूनुस पर अब वहां के पत्रकार, वहां के वो संपादक, वहां के वो लोग जो तख्ता पलट के समय यूनुस को उम्मीद भरी निगाह से देख रहे थे, वो कह रहे हैं हमारा बांग्लादेश बर्बाद होने जा रहा है, पाकिस्तान ISIS ने उस पर कब्जा कर लिया। अरे डेली स्टार जो अखबार जलाया है, उसके संपादक ने बयान दिया है कि ये लोग जो भीड़ आई थी, ये केवल हमारे अखबार के दफ्तर को आग नहीं लगाना चाहती थी, ये पत्रकारों को जान से मारना चाहती थी। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, ये तो अब बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश में जान बचाने के लाले हैं इस वक्त। जो इन जिहादी तत्वों के आगे खड़ा होगा उसकी ये हत्या करेंगे। ये उस एक बहुत बड़े अखबार के संपादक ने कहा, जिनके अखबार को आग लगा दी गई, बिल्डिंग को आग लगा दी गई। सर, कल भी ये बातें हो रही थी, मन से साथ होने से सिर्फ नहीं होता ना, आपको जमीन पर भी उतरना पड़ता है। संघ प्रमुख ने कल जो कहा था, अब आज जो ये देख रहे हैं, होना चाहिए आपकी नजर में? बिल्कुल होना चाहिए। हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़कर बात करते हैं कि कल हम लोग कह रहे थे कि संघ और विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुओं की बात करता है, उनको खड़ा होना चाहिए। आज वो खड़े हैं, तो मैं ये सवाल करता हूं कि क्या हिंदू सिर्फ संघ और विश्व हिंदू परिषद के? जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं, दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको भी हिंदुओं के लिए खड़ा होना चाहिए कि नहीं खड़ा होना चाहिए? या क्या वो इस इमेज के साथ रहेंगे कि हिंदुओं से दूर रहना ही एक सेक्युलर इमेज का काम है? तो एक पॉलिटिकल जो वो होनी चाहिए, जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कंसेंसस होनी चाहिए, वो भी दिखाई देना चाहिए। और हिंदुओं का ही मसला नहीं है, बांग्लादेश अगर जल रहा होगा तो हिंदुस्तान को उसकी तपन महसूस होगी। ये बार बार मैं बात कह रहा हूँ, इसलिए बार बार सरकार के लिए भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी। और ये बहुत ठीक बात हुई कि संसद में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिस विषय पर चर्चा नहीं हुई। बांग्लादेश में, बांग्लादेश जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं, और जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो तो ज़्यादा बड़ी, जोरदार, दमदार तरीके से सब लोगों को बात करनी चाहिए। संघ को हमने कल कहा था कि संघ और विश्व हिंदू परिषद हिंदुओं की बात करते तो उनको खड़ा होना चाहिए। आज वो दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल हिंदू जो है उनके साथ संघ और विश्व हिंदू परिषद ही हो। हमारी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको भी इसके लिए सामने आना चाहिए। मैं फॉलो कर नहीं पाया, हमारे यहाँ पर कौन से दल ने जो है इसके खिलाफ बात की है, नहीं की है? नहीं, खिलाफ की नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनके साथ खड़े होने का वक्त है, ये बात मैं कह रहा हूँ। और सभी पॉलिटिकल पार्टी और जो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वो सब लोग भी खड़े हों। और बहुत सारे मित्र हैं हमारे, मोहम्मद यूनुस ने कल सर्जियो गोर से बात की, फोन पर आधा घंटा बताया जा रहा है। सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं और वो साउथ एशिया के भी नुमाइंदे हैं ट्रंप के। उनसे बातचीत में इन्होंने कहा है कि शेख हसीना और उनके समर्थक, मतलब इनडायरेक्टली भारत का नाम नहीं लिया लेकिन रेफरेंस भारत की तरफ है, कि वो लोग बांग्लादेश में अराजकता फैला रहे हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो खर्च किए। अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो शेख हसीना के पास तो नहीं होंगे, तो वो आरोप हम पे लगा रहे हैं कि हम अराजकता जो है वो फैला रहे हैं। देखिए, शेख हसीना के लोग तो कभी इस प्रकार के आकर के दफ्तरों पर हल्ला नहीं बोलेंगे, लोगों को नहीं मारेंगे, हिंदुओं को नहीं मारेंगे, क्योंकि ये मालूम है कि यदि ऐसा करते हैं तो वो तो उनके साथ खड़े हैं। हिंदू तो उनके साथ ही खड़े होते थे, उनको हिंदू तो एक ढंग से उनके वोट बैंक थे और वो उन्हीं के साथ हमेशा इलेक्शन में खड़े हैं। इसलिए ये कहना कि शेख हसीना के लोग इस प्रकार की अराजकता पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल एक गलत बात है। ये जमाते इस्लाम के लोग हैं, ये वहाँ के लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जमाते इस्लाम को लग रहा है कि जब तक वहाँ पर कट्टरता इतनी ज़्यादा तेज़ न कर दी जाए, ताकि जो BNP है, यदि आने वाला फरवरी में जो चुनाव हो रहा है उसमें देश का माहौल इस प्रकार से बन जाए ताकि वहाँ पर BNP जीत करके नहीं आ जाए। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो उन्होंने बैन कर ही दिया है। वो अब हो सकता है कि किसी दूसरे बैनर के तले वहाँ पर चुनाव लड़े, चुनाव तो ज़रूर उनके लोग लड़ेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या भारत के प्रदर्शन से सिर्फ काम बन जाएगा क्या? जी, जब तक बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर नहीं उतरते हैं, मैं फिर बार बार कहता हूं, लड़ना आप ही को पड़ेगा। संघ का काम सिर्फ हिंदू जागरण का काम है। बिल्कुल सही बोला है। हिंदू नहीं, हिंदू जाग जाएगा तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि सारे आंदोलन का नेतृत्व जो है वो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही कर रहा है। बिल्कुल नहीं, भारत के अंदर भी नहीं करता है। एक संगठन दुनिया की जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं वही एक चीज जो छूट जा रही थी, अच्छा आपने याद दिला दिया। भारत के गैर भाजपा पार्टियों को क्या लकवा लग गया है? सांप सूंघ गई है, गला सूख गया है।
हिंदुओं के लिए वो नहीं बोलते हैं। वो गाजा के मुसलमानों के लिए यहां पर पर्स लटका करके जाने वाली श्रीमती प्रियंका गांधी वाडवा नहीं बोलती हैं। इसलिए नहीं बोलती हैं कि कल जाकर के असम मुसलमानों का मुसलमान उनके साथ आने वाले हैं, चुनाव है। इसलिए नहीं बोलती हैं कि मुस्लिम लीग के साथ उनका गठबंधन है, केरला में आने वाले दिन में चुनाव है। इसलिए नहीं बोलती हैं कि बंगाल के अंदर फुरफुरा शरीफ के साथ उनके संबंध होने वाले हैं आने वाले चुनाव में। ये जो मुस्लिम वोट बैंक की बढ़ती हुई ताकत है, इन लोगों ने इनके कनपट्टी पे बंदूक रखा है, इनका टेटुआ दबा करके रखा है, और ये इनको इसीलिए लकवा मार जाता है। दुनिया में आवाज जा रही है। कनाडा की पार्लियामेंट में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बात उठाएगी, सुनिए आप। Honorable member for Thornhill. Thank you, Mr. Speaker. I rise on behalf of petitioners who want this place to know that Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, sexual assault, temple demolitions, and forced displacement. There has been over 2,000 incidents in 2024 alone. I want the petitioners to know that their voices are certainly heard here, and that the voices of the oppressed are amplified, and we are going to intervene before it's. तो सबसे पहले धन्यवाद मेलिसा लैंड्समैन कि आपने कम से कम ये बात उठाई, अपनी संसद में तो उठाई। कम से कम पश्चिमी दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये भी एक दुनिया है, यहां भी इंसान ही रहते हैं। केवल गोरी चमड़ी वाले के खिलाफ कुछ होगा तभी आपका दर्द जागे, ये अच्छी बात नहीं है। और बांग्लादेश में और क्या हो रहा है, हमने आपको एक दिन खबर बताई थी कि वहां पर आईएसआई ने बांग्लादेश में अपने पाकिस्तानी उच्चायोग में एक ढाका सेल तैयार किया। इसकी डिटेल अब बहुत आई है आगे कि ये ढाका सेल, इसका मेन मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर जमाते इस्लामी को काबिज कराना है। और आईएसआई का ये ढाका सेल बांग्लादेश की सत्ता में जब तक जुलूस है तब तक वो, और उनके बाद जमाते इस्लामी की सरकार चाहता है, और उनके जरिए ऐसा माहौल बना देना चाहता है कि बांग्लादेश का इलेक्शन जो फरवरी में होना है उसमें बाकी जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं वो पीछे छूट जाएं और जमाते इस्लामी जीत जाए। बांग्लादेशी पत्रकार के मुताबिक हाल ही में वहां के मीडिया हाउस पर हुए हमले के पीछे भी इसी ढाका सेल का बहुत बड़ा रोल था। उनका तो कहना यह है पाकिस्तान बांग्लादेशी जर्नलिस्ट का कि ये आईएसआई इस मुहिम के लिए हर महीने 20 करोड़ टका, मतलब 20 करोड़ रुपया हमारी भाषा में, वो हर महीने खर्च रही है। ये पैसा ड्रग और हथियारों की तस्करी से, नकली नोटों की, भारत की नकली काउंटरफीट करेंसी है उसकी तस्करी से उसको आता है, और इसका इस्तेमाल वहां पर बढ़ चढ़कर किया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल जो है वो आ रही है। और शेख हसीना ने जो बात कही कल कि अरे तुम एक ऐसा देश हो, अपने ही देश को कह रहे हैं, जो पूरे व्यापार के लिए, आवाजाही के लिए, स्थिरता के लिए भारत पर निर्भर हो, और तुम उस भारत को धमकियां दे रहे हो। और धमकी देने वाले हो कौन? ये शेख हसीना कह रही है जो 4-5 बार की प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। समीर जी, निश्चित रूप से, और मुझे लग रहा है कि ये जो प्रदर्शन मुझे लगता है देर आए दुरुस्त आए, ये प्रदर्शन पहले शुरू हो जाना चाहिए था। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं, और आज ये प्रदर्शन ये बता रहा है कि भाई पूरे देश के अंदर जो प्रदर्शन हो रहा है कि सारे भारत के हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खड़े हैं, और उस सरकार को चेता रहे बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस को कि अगर वहाँ के हिंदुओं पर अगर आपने अत्याचार करना बंद नहीं किया, अगर वहाँ की सरकार ने और वहाँ के पुलिस ने और वहाँ की मिलिट्री ने अगर हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल नहीं किया, तो भारत इससे आगे भी कदम बढ़ा सकता है। और मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन में इस पर चर्चा होनी थी। अगर चलो उस समय सेशन में नहीं हो पाई तो केंद्र सरकार को एक दिन का विशेष सत्र बुलाना चाहिए था। इतना गंभीर मामला है ये कि विशेष सत्र आप बुला देते, या तो सत्र को एक्सटेंड करते, 19 तारीख को सत्र खत्म हुआ, आप सत्र को एक्सटेंड करते, या एक दिन का विशेष सत्र इसमें बुलाना चाहिए, इस पर चर्चा करना चाहिए। और बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ एक जो अभी केयर टेकर वहां पर मोहम्मद यूनुस एडवाइजर बने हुए, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव संसद के अंदर पास होना चाहिए कि वहां के हिंदुओं की सुरक्षा करने में वहां की सरकार पूरी तरह से असफल हुई है, और भारत सरकार इसे बहुत गंभीरता से लेती है, और बांग्लादेश की सरकार को एक चेतावनी देती है कि अगर उन्होंने हिंदुओं की रक्षा करने में कोई कमी की तो भारत सरकार को जो आवश्यक कदम उठाने होंगे, भारत सरकार वो आवश्यक कदम उठाने से हिचकिचेगी नहीं। मुझे लगता है केंद्र सरकार का जवाब आना चाहिए। हिंदू लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार उतनी गंभीरता से उस चीज को देख रही है? ये प्रदर्शन तो आज हुए ना बड़े पैमाने पर। अरे परसों तो 20 लोग गए थे, उस पर बांग्लादेश का फॉरेन ऑफिस इतना बिलबिला गया था, तो ठीक ही हुआ आज इतना जबरदस्त प्रदर्शन यहाँ। और आप विरोध के जाके आप बांग्लादेश के जहां जो राजनयिक आप उनको भेजिए वापिस कि आप देश छोड़िए जब तक वहां आपका नहीं होगा। इस तरीके से सिर्फ हिंदू प्रदर्शन करे और सरकार मूक दर्शक बनकर रहे, सरकार को गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए। ये हिंदू तो सॉफ्ट टारगेट है, वहां पर करे क्या, माइनॉरिटी है। ये जो मैं आपको बता रहा था डेली स्टार के संपादक ने जो कहा, इनका नाम है महफूज अनाम, ये कह रहे हैं ये भीड़ जो आई थी ये हमारा दफ्तर नहीं हमें जला देना चाहती थी, मार देना चाहती थी। सुनिए उनकी बात। They didn't only want to burn the building, they wanted to murder the staff of Daily Star.
So we have entered এটা ফখরুল ভাই খুব সুন্দরভাবে বললেন যে we have not only to just react, stand together, but we have to respond. We have entered into an era of murder. মত প্রকাশ তো অনেক দূর হয়ে গেছে, এখন বেঁচে থাকার অধিকারের ব্যাপারে সে আপনারা এখানে, আপনাদের সঙ্গে আমরা আছি, আমাদের সঙ্গে আপনারা থাকবেন। ধন্যবাদ। तो ये इनकी बात सुनी आपने कि आज वहां पर हर उस आदमी को जो अपने देश को जिहादियों के हाथ में नहीं जाते देखना चाहता, उसकी जान को खतरा है। अच्छा, ये कुछ हमारे बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी लोग देख रहे हैं ना, तो उन पर क्या इसका असर पड़ने वाला है? हमारे पश्चिम बंगाल में तो बाबरी प्रयोग चल रहा है। उन हुमायूं कबीर की बात आपको बता देता हूं। उन्होंने ये जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं वहां पर 100 से ज्यादा सीटों पर ये चुनाव लड़ेंगे और इन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी जो है अब तय कर लिया है, जनता उन्नयन पार्टी, ऐसा कुछ नाम रखा है इन्होंने। और ये भी दावा कर रहे हैं कि ममता बनर्जी इस बार 100 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएंगी। सुनिए। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोल रही, अब देख लेंगे। उनको खिलाफ ही तो नहीं पार्टी बनाया। वो लोगों को पास वोट लेके इतना हिम्मत दिखा रहा है, लोग को झूठ बात बोल रहा है, लोगों को साथ वो गद्दारी करके मेरे को गद्दार बोला, इसीलिए तो उनको खिलाफ बोला। टीएमसी को लोगों के मुर्शिदाबाद जो चुनाव में उतरेगी वो पराजय निश्चित होगी। अब बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है, इसको लेकर के बंगाल का व्यक्ति जो है वो कितना जागरूक है, मैं ये क्या नुकसान करेंगे पार्टी बना करके, वो तो अलग बहस है। लेकिन ये जो बोलते हैं और जो कर रहे हैं वो, और साथ में बांग्लादेश, ये दोनों चीज दिख रही है वहां लोगों की? नहीं त्रिपाठी जी? देखिए, मुझे लगता है कि अब बहुत साफ साफ दिख रही है। और शायद मतलब जिसको हम कहते हैं कि कई बार हम लोग कुछ बोलते हुए हिचकते हैं, इसलिए क्योंकि राजनीतिक तौर पर आपको जब पिक्चर ऐसी दिख रही है, उसमें आप कहें कि ममता बनर्जी कमज़ोर हो रही हैं, तो कोई कहेगा कि अरे आपके दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी कमज़ोर हो रही है। और आप जरा ये भी सोचिए ना, कितना समय बीता, अभी वक्त तो गुजरा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के वो विधायक थे, वक्त गुजरा नहीं है। जिस दिन रैली थी उस दिन वो मंच की व्यवस्था देख रहे थे, वक्त गुजरा नहीं। बाबरी की नींव पड़ गई, उसके बाद उनको निलंबित कर दिया। और वक्त गुजरा नहीं है जब ममता बनर्जी कह रही थी हर एक को, किसी को निकालने नहीं दूंगी, ये जो SIR करके निकालने की तैयारी है, किसी को कहीं नहीं जाने की जरूरत होगी, हमारी सरकार सब देखेगी। इसका असर होता है, लोगों के बीच में चर्चा हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा वर्ग है जो ममता बनर्जी को इसलिए वोट देता था कि उसको लगता था कि नहीं ठीक है, सबके बाद ममता बनर्जी यहां के लिहाज से काम कर रही है, बांग्ला जो एक अस्मिता होती है, गौरव होती है, उसकी राजनीति कर रही। मुझे लगता है उस पर भारी डेंट पड़ने वाला है। ये सब मिलाकर ममता बनर्जी के लिए कड़ी चुनौती और बड़ी चुनौती होने जा रही है। एक रिएक्शन आपको दिखाता हूं क्योंकि इंटरेस्टिंग था। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में हैं, बीजेपी के नेता हैं, पहले टीएमसी में भी थे सर। हाँ, आजकल बोला कीजिए, आजकल बीजेपी में, लेकिन बड़ा तीखा बोलने लगे हैं ये। मतलब कभी थी, हाँ, कभी थी, पिछली बार भी वो तो अब इनकी बात आप सुनिए। ये कह रहे हैं कि बंगाल को जहां ले जा रही है ममता बनर्जी, ये बांग्लादेश ही बनाना चाहती हैं, लेकिन हम इसको होने नहीं देंगे। इसमें उन्होंने बात की, वो जो हमने आपको कल खबर बताई थी, एक गायिका जो थी जागो माँ, एक भजन गाने लगी थी, आयोजक जो था वो मुसलमान व्यक्ति था, उसने जाके ऑब्जेक्शन किया कि हो गया जागो माँ, कोई सेक्युलर गाना गाओ। उस बात से ये अपनी बात जोड़ रहे थे कि ये है क्या, सिवाय इसके कि आप बांग्लादेश को, फिर उसी बंगाल को बांग्लादेश की राह पर ले जाना चाहते हो। বিষয় বলুন তো, মা বলা যাবে না, তো মা সাম্প্রদায়িক কি করে হতে পারে? মায়ের পায়ের নিচে তো স্বর্গ, এ তো সবাই বলে। যদি মায়ের পায়ের নিচে স্বর্গ হয় তাহলে মা সাম্প্রদায়িক হলেন কি করে? একটু ভেবে চিন্তে কথা বলা উচিত। যাই হোক, এই রাজ্যে এর থেকে এক্সপেক্ট কি করতে পারি? বাংলাদেশে হারমোনিয়াম ভেঙে দিচ্ছে, বাংলায় গাইতে দেওয়া হচ্ছে না, গাইতে দিলে তাকে ধমকি। बयान तो ठीक है, सवाल यह है कि क्या बीजेपी जमीन पर उतनी मजबूत है? आप कुछ शायद मिथुन जी के बारे में भी बोलना चाह रहे थे। हाँ, 2021 के चुनाव की बात है। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी थे और ग्रेटर कैलाश पे कैलाश विजयवर्गीय के घर पे मैं बैठा हुआ था, कैलाश जी थे, मिथुन चक्रवर्ती थे
बातचीत बंगाल के चुनाव को हो रही थी तो कैलाश जी ने कहा कि अगर इस बार ममता बनर्जी अगर मुख्यमंत्री बन जाएगी तो मैं बंगाल छोड़ दूंगा, कदम नहीं रखूंगा जब तक मुख्यमंत्री रहेगी। तो मैंने कहा उनके जीतने की संभावना ज्यादा है, तो बोले भले संभव ज्यादा वो इस बार चुनाव हारेगी, अगर बन गई मिथुन चक्रवर्ती जी ने कि अगर वो मुख्यमंत्री बन गई तो मैं बंगाल छोड़ दूंगा। पता नहीं उसके बाद उन्होंने बंगाल छोड़ा नहीं छोड़ा, बंगाल में रह रहे हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती की बात को तो बहुत गंभीरता से मैं लेता नहीं हूं, वो तो तमाम पार्टियों में रहे, उनको तो बोलने की आदत रही है। लेकिन बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी की स्थिति है वो बहुत फिलहाल अच्छी नहीं है, वहां पर बहुत खराब स्थिति ममता बनर्जी की, इसमें कोई दो राय नहीं। एक कमेंट आज डाला हुआ है अमित मालवीय जो है, वो भी बंगाल की शायद सह प्रभारी है, तो उन्होंने कहा है कि ये हम लोग बात कर रहे थे ना SIR से क्या होगा, उन्होंने कहा ये पहले राउंड में जो 58 लाख नाम कट गए हैं इससे ही ममता बनर्जी को बहुत चोट पहुंच गई। अब दूसरे राउंड का मतलब जब ड्राफ्ट फाइनल आएगी उसका इंतजार कीजिए। उन्होंने कहा ममता बनर्जी जो मैंडेट करती हैं कि मुझे 15 साल जिताया, वो भी जानती हैं कि ये मैंडेट उनको कैसे मिला हुआ, तो वो भी कहीं इशारा जो है फर्जी वोट की तरफ ही कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये भी ख्वाब ममता बनर्जी का इस बार टूटेगा। राहुल गांधी जर्मनी गए और वहां जाकर जो उन्होंने बातें कही, 1 घंटे का वीडियो कांग्रेस पार्टी ने डाला है और इस पर फिर हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि राहुल जी ने वही किया जो वो विदेशी धरती पर जाकर करते हैं। उन्होंने भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, सरकार जो है वो तानाशाही से चल रही है, सारे संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा चुका है और ये अब संविधान को मिटा देना चाहते हैं। ये सारी बातें उन्होंने एक बार फिर से कही, तो वो जवाब भी वैसा ही बीजेपी ने उनको दिया। लेकिन सुनते हैं जरा एक बार। राहुल गांधी ने एक जो इंटरेस्टिंग बात बोली है वो ये कि पहले तो कहा कि बीजेपी इज प्रपोजिंग एलिमिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को एलिमिनेट कर देना चाहती है बीजेपी, थोड़ा नया शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर उन्होंने एक जो इंटरेस्टिंग बात कही वो ये कि लेकिन हम एक सिस्टम ऑफ ऑपोजिशन रेजिस्टेंस तैयार करेंगे, विरोध का एक ऑपोजिशन का एक तंत्र हम तैयार करेंगे और बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, ये बात भी उन्होंने कही है। तो ये भी कोई नया विचार आया हो सकता है उनके पास। सुनते हैं जरा राहुल गांधी को। We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown without shadow of a doubt that we won the Haryana election, that we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institution. अच्छा, ऐसा कुछ नई बात नहीं कह रहे राहुल गांधी, जो वो यहाँ नहीं कहते हैं, वो एक दो बातें जो मैंने आपको बताया। लेकिन मतलब आप राहुल गांधी जी को उनकी बात सुने अगर, तो मतलब ऐसा लगता है कि हम वाकई में शायद किसी डिक्टेटरशिप में रहते हैं, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है भारत में। आप बातचीत की तरफ पहले उनके पहनावा पर आपने ध्यान दिया? अच्छा जी। भारत के अंदर जाड़े में भी जीन्स और टी शर्ट पहन कर चलते हैं या पैंट या शर्ट पहनते हैं। बर्लिन में जाकर रहे हैं तो कुर्ता पजामा और जैकेट पहन रहे हैं। उनको समझाना है, वहाँ की जनता को समझाना है या इंडियन डायस्पोरा कि मैं नेता लायक हूँ भी, मैं धोती कुर्ता नहीं पहन रहे, यही कहीं बात है। रही बात दूसरी बात, जा करके जब आप बाहर में संस्थाओं को आप अपमान करते हैं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं, हम उनकी तरह हर जगह तो नहीं घूमते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो हमसे एक चीज़ वो जरूर पूछते हैं, भारत में चुनाव कैसे होता है इतने बड़ा। क्योंकि पूरा यूरोप यदि देख लीजिए तो जो छोटे छोटे देश हैं, कहीं पर 3 करोड़ है, कहीं पर 5 करोड़ है, कहीं पर 7 करोड़ है, कहीं 8 करोड़ है। अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन ही 300 मिलियन है, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें वोटर कितने होंगे। एक उत्तर प्रदेश के आसपास थोड़ा सा उससे ज़्यादा अमेरिका में वोटर्स हैं। तो वो लोग, उनकी दिलचस्पी होती है कि एक साथ कैसे चुनाव करा लेते हैं आप। और भारत में तो ये उनको लगता है कि भारत एक मैच्योर लोकतंत्र की तरह है। और जब ट्रंप के हालात में, जब व्हाइट हाउस के आगे जिस प्रकार का प्रदर्शन हुआ था सत्ता ट्रांसफर को लेकर के, तब तो उसके बाद तो और भी, उसके बाद तो हम 2-3 जगह गए हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि भाई, हम भी कहते हैं बड़े गर्वान्वित होकर के भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ
सत्ता ट्रांसफर के लिए कोई प्रधानमंत्री अपनी जिद पर अपने प्रधानमंत्री निवास में आकर के खड़ा नहीं हुआ कि हम नहीं सत्ता ट्रांसफर नहीं करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बाहर जाकर के बोल रहे हैं, जो घर के अंदर बोल रहे हैं वही बाहर जाकर के बोल रहे हैं। और मजेदार बात है, घर में तो उनको कोई विश्वास नहीं करता है, लेकिन बाहर जब ये बोलते हैं तो वो लोग उन पर विश्वास करते हैं और भारत की साख कम होती है, भारत के लोकतंत्र मैं नहीं की साख मानता इस कम बात को। होती क्यों? है। मैं इसलिए इसकी वजह ये बताता हूं भाई। राहुल गांधी, चलिए मैं कहता हूं वहां जाकर के किसी को कन्विंस भी कर लें कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहे हैं, तो क्या बाहर की दुनिया भारत से इंटरेक्ट करना बंद कर देगी क्या? नहीं, अरे भाई, भारत का चुनावा प्रधानमंत्री है, उसी सरकार से आपको वास्ता रखना है। वहां की एम्बेसी इंटरेक्ट करना बंद नहीं करेगी। लेकिन जिसको हम कहते हैं ना नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव आप कहां बिल्ड करते हैं? वो तो वो 15 साल, 11 साल से कर रहे हैं सर। अब ये जो बात उन्होंने, बिल्ड नहीं होता, नैरेटिव भी ऐसे बिल्ड नहीं होता ना। सब लोग देख भी रहे हैं, दुनिया भी देख रही है। और अब तो जैसे एक ग्लोबल विलेज में हम जहाँ जी रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से नैरेटिव बनाना, नैरेटिव वहाँ बनाने के लिए तो वो साल में मान लो 10 बार भी जा रहे हैं दुनिया भर के देशों में। तो यहाँ तो 360 दिन रहते हैं, 340 दिन रहते हैं ना। क्या नैरेटिव बन गया क्या? तो इसलिए ये फर्क है। और जितने दिन राहुल जी जाते हैं उतने दिन प्रधानमंत्री जी भी जाते हैं, तो वो उससे बड़ा नैरेटिव बनाते हैं। नहीं भाई, ये बात इस लाइन पे क्या कहेंगे आप? मजबूत नैरेटिव बनाते हैं कि देश का लोकतंत्र। राहुल गांधी vowed to create a system of opposition's resistance that will succeed in removing BJP from power. What is it? देखिए, इस लाइन में तो कोई ऐतराज ही नहीं है भाई, जो भी पार्टी, लेकिन मूल समस्या पर बात करनी चाहिए। पहली बात तो ये कि वहां से कोई ये भारत में नैरेटिव बना लेंगे, मुझे कतई नहीं लगता भाई। यहाँ वो सारी कोशिश करके देख चुके हैं, तो सही बात है कि 1 दर्जन बार चले जाएंगे साल के, इतने इससे ज्यादा तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन मूल समस्या की बात कीजिए। जब दुनिया भर में भारत की बढ़ती ताकत को लेकर उसकी डेमोक्रेसी, उसके इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही, कमतर दिखाने की कोशिश हो रही, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, बांग्लादेश में यूनुस जैसा एक कट्टरपंथी शासक बैठ गया है, जब वेस्टर्न वर्ल्ड को लगता है कि भारत मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का एक, जिसको कहें कि इनिशिएटर बन गया है, वो अगुआ टाइप का बन गया है, जब दुनिया देख रही है कि दुनिया के सारे जितने मंच हैं उस पर नरेंद्र मोदी अपनी बात प्रभावित, ऐसे में जाकर वहां ये बात कर रहे हैं। भारत में वो किसी पे कोई इसका नैरेटिव का असर होगा, मैं कतई नहीं मानता। ये नैरेटिव दुनिया की उन संस्थाओं को अपने पक्ष में खड़ा करके, और 12 दूना 24 हो जाएगा अब और बड़े मंचों पर। चूंकि ये बात जब वो कहेंगे तो उनको ऐसे और मंचों पर बुलाया जाएगा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो इस्लामिक फोर्सेज हैं, जो ऐसी फोर्सेज हैं जो भारत को कमतर करना चाहती हैं, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, वो सब चाहेंगे कि राहुल गांधी ये बात बोलते हुए दिखें। क्योंकि 140 करोड़ प्लस इतनी बड़ी आबादी वाली डेमोक्रेसी, इतनी स्मूथ तरीके से चलती हुई डेमोक्रेसी, ये दुनिया को अच्छी क्यों लगेगी भला? अच्छा, ये तो वैसे जोड़ दूं कि आज राहुल जी के पास मौका था, मतलब जब भी वो जर्मनी में बोल रहे थे स्कूल में, कि वो कंपेयर करते हिंदुस्तान की माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर और बांग्लादेश में हो रही माइनॉरिटी के साथ बिहेवियर पर, कि भाई ये देखिए हिंदुस्तान में कैसे बिहेव किया जाता है माइनॉरिटी के साथ। नहीं, आप तो जो और बांग्लादेश में कैसे माइनॉरिटी के साथ बिहेव हो रहा है, इसकी चर्चा वहां करनी चाहिए। और जब भी डेमोक्रेसी की बात होती है, राहुल जी बात करते हैं, तो मुझे ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर याद आते हैं, जो आजादी के पहले हिंदुस्तानियों को जाहिल कहा करते थे, कहते थे लोकतंत्र कैसे चलेगा, तो उनको मैं हर जवाब, हाँ चर्चिल की बात, तो मतलब हर चुनाव के बाद मुझे याद है सर, उनको तो ये सुहाता है कि दुनिया को ये लगे कि भारत में माइनॉरिटी बहुत खतरे में है और यही सरकार जो अत्याचार कर रही है। लेकिन राहुल जी को ये तो सारी चिंताएं, चलिए ठीक है, ये बड़ी चिंताएं हैं और बहुत दूर की चिंताएं कर रहे हैं वो, क्योंकि इलेक्शन तो अभी 4 साल दूर है। उनको तो चिंता घर की करनी पड़ेगी। अभी मैं क्यों कह रहा हूं आपसे, रॉबर्ट वाड्रा का, उनके जीजा जी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, आपको सुनाता हूं। रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि पार्टी में लोग ये चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में आऊं। चलिए ठीक है, ये बात भी वो कई बार कह चुके हैं, लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा कि प्रियंका भी आगे आए। सांसद तो बन गई प्रियंका जी, और आगे आने का मतलब क्या? मतलब वो कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं प्रियंका कांग्रेस पार्टी को लीड करे, कांग्रेस पार्टी की कमान अब प्रियंका गांधी संभाले। अच्छा, आज ही कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने भी ये कहा था कि प्रियंका गांधी में प्रधानमंत्री बनने की काबिलियत है। तो राहुल जी को ये चिंताएं ज्यादा करनी चाहिए। सुनिए पहले रॉबर्ट जी को। सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं, पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। अच्छा, प्रियंका जी वाली बात रह गई इसमें, लेकिन अगर इसको देखें, अगर ये पूरा स्टेटमेंट है जिसमें प्रियंका जी पर भी बोले हैं, तो इमरान मसूद ने तो बोल दिया, सांसद ने, एक कि प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनने लायक है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है ये सारी चर्चाएं तब से शुरू हुई है जब
प्रियंका गांधी अभी सत्र जब खत्म हुआ और प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर के साथ वो सब लोग बैठे थे और प्रियंका गांधी का जो फोटो आया था कि वहाँ पर हंसी मजाक हो रही है, एक अच्छे माहौल में जो चर्चा हो रही है, वो पहली बार की सांसद है प्रियंका गांधी। उसके बाद उनको इतना महत्व दिया गया कि कैबिनेट मंत्री और बाकी लोग दूर बैठे थे, बिल्कुल वो एक अलग से बैठी हुई थी, उनसे जिससे चर्चा हो रही थी। तो यह निकला कि क्या राहुल गांधी इस तरीके से बिहेव करते हैं विपक्ष के नेता के रूप में, तो अब प्रियंका गांधी के लिए क्या जिम्मेदारी दी जाए? क्या प्रियंका गांधी को कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पार्टी देखना चाहती है, या प्रियंका गांधी के जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े उनको देखना चाहते हैं, या विपक्ष का नेता के रूप में उनको लोकसभा में देखना चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद छोड़े? क्योंकि राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी है ना, दोनों बेस में। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब एक पद तो प्रियंका गांधी चाहेगी, सुनिए इमरान मसूद को कांग्रेस के सांसद या कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो लीडर है वो भी चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में कोई भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। नेता तो राहुल, कांग्रेस के नेता तो वही है। एक बार सुन लेते हैं इमरान मसूद। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री। नाम के आगे गांधी है, वो प्रियंका है। गांधी को भी जानता हूं, एक जो आम आदमी पार्टी से। गांधी का सरनेम लग जाने से क्या सिंह पैदा हो जाता है क्या? या कोई वो अहिंसा के बड़ा पुजारी हो जाता है क्या? या लोकतंत्र का वो कोई मसीहा हो जाता है क्या? ये वाहियात की बातें हैं। ये सही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा कम्युनिकेशन के मामला में राहुल गांधी से बेहतर है, और उनके संसद में भी यदि भाषण यदि आप देखेंगे तो SIR पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो सबसे, जिसे कहते हैं कि सबसे जो प्रभावशाली भाषण रहा, वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का रहा है। कि राहुल जी बड़े गलत टाइम पर जर्मनी गए, पूरा संसद सत्र लूट ले गई प्रियंका जी। बिल्कुल, जितनी प्रोटेस्ट हुई उसमें प्रियंका जी आ गया। और अब तो ये खासम खास लोगों में से इमरान मसूद कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है पार्टी का। एक बात, इमरान मसूद इस समय अभी क्लोज टू प्रॉक्सिमिटी है इनकी लीडरशिप के साथ। और ये अगर खुल के ये कह रहे हैं बना कि एक बार बन जाए प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी साबित होंगी, तो ये राहुल जी के लिए चिंता की बातें हैं ये सारी। मैं तो इसको ऐसे ही देखता हूँ। सर, आप कैसे देखते हैं? यही मैं कह रहा हूँ कि ये तो घर के, आपने ठीक से कहा कि भाई घर की भी चिंता कर लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं ना अक्सर, लेकिन अभी फिर पता नहीं, इमरान जी को पता नहीं अभी जो वो कौन थे जिनको निकाल दिया पार्टी ने जब प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की, उड़ीसा के, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए इमरान जी को कि भाई उस तरह की बात कर रहे हैं तो इस बातों को निकाल देंगे। लेकिन अब ये कन्फ्लिक्ट की तरह से देखा जाए कि प्रियंका राहुल क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। प्रियंका राइवलरी बिल्डअप हो रही है कि नहीं हो रही? राइवलरी बिल्डअप हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। हालांकि हर बार कुछ कुछ महीनों में कोई ना कोई नेता आकर कर देता है। कुछ नेता जो प्रियंका जी के साथ थे आजकल भारतीय जनता पार्टी में चले गए। सर, ये तब तक राइवलरी बिल्डअप नहीं होगी जब तक प्रियंका गांधी अपनी तरफ से कोई संदेश देने की कोशिश नहीं करेगी कि वो आगे आना चाहती है। ये संदेश प्रियंका गांधी की तरफ से देखिए 2024 के चुनाव के समय भी ऐसा लगता था कि दोनों के बीच में बहुत राइवलरी है, लेकिन उनको पार्टी के अंदर परिवार के अंदर। और आगे बढ़ के एक बात कह देता हूँ, पार्टी जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जो बात वो कह रहे हैं, आप ऐसे भी तो सोचिए, प्रियंका गांधी की अपनी महत्वाकांक्षा है, क्यों नहीं होगी भाई? एज इस सबके साथ है, उम्र के एक पड़ाव तक आदमी चाहता है कि मुझे कुछ हासिल हो जाए। अब जैसी बात हो रही, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सब कुछ तो उनके पास है, कोई चार्ज नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं प्रियंका गांधी के पास। वैसे वो परिवार का हिस्सा है तो सारी ताकत प्रियंका के पास है, वैसे वो सारी ताकतें जो राहुल जी के पास हैं, क्योंकि जैसे इमरान मसूद ने बताया नाम के पीछे गांधी है, तो वो तो उनके नाम के पीछे भी है ना। दूसरी बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी या प्रियंका जी को ये लोभ क्यों नहीं होगा कि हमारे बाद कौन? ये बात सरसरी तौर पर उठती रहती है रेहान वाड्रा की। मैं तो खुल के कह रहा हूं, प्रियंका जी सोनिया जी को पुत्र मोह है तो प्रियंका जी को पुत्र मोह नहीं होगा क्या? इमरान को आप खारिज नहीं कर सकते, वो बड़े नेता यदि वो प्रियंका के लिए बोल रहे हैं और राहुल के रहते हुए बोल रहे हैं जी, तो प्रियंका जी लीडरशिप रोल में क्यों नहीं आना चाहेंगे? उनको आगे का भी तो देखना है। त्रिपाठी जी, पहली बात तो आप लोग गलत शब्दावली का उपयोग कर रहे हैं। कोई राइवलरी नहीं है। राहुल गांधी और प्रियंका बड़े अच्छे भाई बहन हैं, दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है। प्रियंका गांधी राहुल गांधी के लिए 2 दशक से मोटा मोटा वो अपने कदम पीछे कर लेती हैं। वो यहां तक पीछे कर लेती हैं कि जब राहुल गांधी अमेठी से जब उनको लगा कि हारेंगे तो उसी दौरान नामांकन कर दिया वायनाड से और हार ही गए। फिर जब ये लगा लौटें तो अमेठी साहस नहीं हुआ तो कहे चलो किशोरी लाल जी को लड़ाते हैं, जीत जाएंगे तो हम कहेंगे हमारा आदमी भी स्मृति जी को हरा देता है, और हार गए तो कोई बात नहीं, वो तो किशोरी लाल जी थे। उन्होंने सीट ली रायबरेली,
हर कोई जो कांग्रेस पार्टी के भीतर है वही जानता है कि वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, वहां से राहुल गांधी की डिमांड नहीं थी। राहुल गांधी की जगह प्रियंका को रायबरेली से सोनिया गांधी की जगह लाने की मांग थी। जी, जब राहुल गांधी ने तय कर लिया, खड़गे जी से कह दिया और उसका अनाउंसमेंट कर दिया, तो प्रियंका जी के पास कोई रास्ता नहीं था। अब सवाल यह है कि आगे क्या। तो ये राइवलरी की बात नहीं है, यह बात है फेल हो चुके, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके, नैरेटिव बनाने में विफल हो चुके राहुल गांधी की, जो अध्यक्ष बन नहीं सकते। उन्होंने खुद कहा हम नहीं बनेंगे। अब क्या विकल्प बनता है? प्रियंका जी स्वाभाविक दावेदार हैं अध्यक्ष की। खड़गे जी के बाद प्रियंका गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी। कांग्रेस के भीतर का एक बड़ा वर्ग इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। वो बार बार बहुत खुलकर कहता है, वो बार बार कहता है, ये जो शब्द है ना कि इंदिरा जैसी दिखती हैं, और लेकिन और तो और कमाल है, एक वर्ग है जिसको राहुल से कुछ मिलने लगा, तो वो पता चला कि उनका, प्रियंका जी के पास लोगों ने कहा कि अब तो लोग आपका विरोध भी कर रहे हैं कि किस हैसियत से आप चाय पार्टी में बैठ गई थी मोदी जी के साथ, हंसने क्यों नहीं, राहुल जी का मिशन कमजोर कर दिया। तो प्रियंका ने कहा ये कौन है, ये सब तो गुलाम दरबारी टाइप के हमारे लोग हैं, इनको 2 रुपया ज्यादा दे देंगे। ये बात तो ठीक है, आप क्यों गई पार्टी में? हाँ भाई, ये बाकायदा नैरेटिव बनाया जा रहा है। अरे आप सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हैं, कम से कम 3 वीडियो मैंने देखे हैं, और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं वो किस हैसियत से कह रहे हैं कि प्रियंका किस हैसियत से वहां गई। नहीं, आपका ये आपका भी आंकलन है कि खड़गे जी की जगह बाद में प्रियंका जी लेंगी? 100%। अच्छा चलिए, एक और विकल्प नहीं, एक और, क्योंकि आपने कहा प्रियंका यूपी से आना चाहती थी राजनीति में, रायबरेली उनकी पसंदीदा सीट थी, वो चाहती थी। अब देखिए यूपी में कांग्रेस क्या तैयारी कर रही है, अकेले चलने की तैयारी कर रही है। अब एक बिहार का साइड इफेक्ट है, क्या देखेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर, यूपी के प्रभारी कांग्रेस के अविनाश पांडे ने यह स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस पार्टी सभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा यूपी में अगले 2 महीने में कांग्रेस 17 सभाएं करने जा रही है। बिहार चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी का बहुत खराब परफॉर्मेंस उसके बाद रहा, उसके बाद कई सीनियर नेता ये मांग कर रहे हैं, और लोग कहते हैं कि राहुल गांधी की भी इच्छा यही है कि अकेले लड़ो, अपने दम पर खड़े हो, बैसाखियों के सहारे कब तक चलोगे। लेकिन अगर यहां बैसाखी ना ली तो चल एक कदम भी चल पाएंगे क्या समीर जी? अब उत्तर प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस ने बहुत कोशिश करके देख ली। जिस प्रियंका गांधी की बात हो रही है, वो प्रियंका गांधी वहां पर प्रभारी रही, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उन्होंने दिया, तमाम कोशिश की, उसके बाद भी कांग्रेस की वहां क्या हालत रही। और अब लोकसभा के जिस तरीके से परिणाम आए, अखिलेश यादव के साथ मिलकर जब कांग्रेस लड़ी और कांग्रेस को लगा कि अब थोड़ी स्थिति बेहतर हुई है, बिहार चुनाव के बाद ये जरूर मांग हो रही है। और अविनाश पांडे तो वहां के प्रभारी है, नागपुर से आते हैं, उन्होंने भी ये फीडबैक दिया है पार्टी को कि भाई अखिलेश यादव बहुत ज्यादा स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो 40-50 सीटें बमुश्किल हमें उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे, और ज्यादातर वो सीटें देंगे जहां समाजवादी पार्टी भी नहीं जीत सकती। इससे बेहतर ये है कि हम जहां हम मजबूत हैं वहां हम लड़ने की कोशिश करें, कम से कम हमें पता तो पड़ेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ क्या है। तो मुझे लग रहा है कि अभी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अंदर संवाद लगभग सीटों को लेकर बंद है। अविनाश पांडे का ये सलाह है कि पार्टी को अपनी दम पर लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी भी चर्चा तो अभी शुरू होना चाहिए थी। अरे एक तस्वीर इसकी कल से बड़ी चर्चा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आए और प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। तस्वीरें चला दीजिए आप। और सीएम नीतीश ने प्रधानमंत्री से और गृहमंत्री से अलग अलग बंद कमरे में मुलाकात की है। जेडीयू के सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके 3 मुख्य मुद्दे थे मुलाकात के। पहला, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिकल एंट्री कराना, चुनावी वादों को पूरा करने के लिए केंद्र से स्पेशल पैकेज लेना, और तीसरा, बिहार में अगला कैबिनेट विस्तार होना। और एक बात यह भी है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली होने जा रही हैं, तो ये भी चर्चाएं हैं कि भाई कहां से किस किस को यहां से उतारा जाए। ये सारी बातें जो हैं वो हुई हैं। अच्छा, बंगाल में भी चुनाव होने वाला है, तो बंगाल में बिहार का इफेक्ट कैसे पड़े, इसको भी लेकर के शायद चर्चा हुई। हालांकि ये बीजेपी का अपना इंटरनल मामला है, लेकिन ये तस्वीर जो थी इसकी बड़ी कल से चर्चाएं हैं कि नीतीश जी आए और मिले प्रधानमंत्री से और गृहमंत्री से। देखिए, ये इससे एक और बड़ा जो कंट्रोवर्सी जो चल रहा था बिहार के अंदर, जो मुझे लगता है कि उस पर भी कि नीतीश कुमार जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, वो ठीक से बिहेव नहीं कर रहे हैं। लेकिन पत्रकारों से जब उनका आमना सामना हुआ तो उन्होंने बात तो नहीं की। यदि वो स्थिति में नहीं होते तो बात जरूर कर देते, ऐसा उम्मीद थी, क्योंकि सामान्यतः वो पत्रकारों को अवॉइड नहीं करते हैं नीतीश जी। अब कहाँ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं है। पत्रकार जहां भी उनको मिल जाए। अरे तस्वीर बता दो, ये अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष बने बीजेपी के नितिन नवीन, वो पटना में उनका रोड शो चल रहा है आज, उनके क्योंकि बिहार से हैं तो उनका स्वागत हो रहा है वहां पर, उसकी तस्वीर चल रही। जी हाँ, दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट पर विस्तार के बारे में अभी तो हुआ ही है कैबिनेट। मुझे नहीं लगता है कि कैबिनेट के विस्तार के बारे में चर्चा हुई। नीतीश कुमार जी के बेटे को लेकर के पटना में बहुत इस प्रकार की बातें चल रही है कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा जो है
वो कैबिनेट का हिस्सा पहले बने और बाद में जो है वो दावेदारी यदि आगे जाकर के बनती है तो बनाई जा सकती है। लेकिन बेटे की दावेदारी से ज्यादा मुझे उनकी दावेदारी की चिंता हो रही है, वो जो खड़े साइड में सम्राट चौधरी, इनकी दावेदारी का क्या? आज भास्कर ने खबर करी है इनकी बैठक को लेकर, दैनिक भास्कर में खबर आई है पटना में कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार ने कहा था उसको पूरा करना है और उसके लिए फंड की जरूरत है। तो पैसों की बात की नीतीश कुमार ने कि भाई फंड है, तो मोदी ने कहा है कि आप आगे बढ़िए, आपको कोई कमी नहीं होगी, जो मदद कैसे चाहिए आर्थिक हम पूरी आपको देने को तैयार हैं। दोनों बातें, लेकिन आपको लगता है कि हॉट है अभी सम्राट चौधरी जी की नजर जिस कुर्सी पर है और जैसे एंट्री करानी है निशांत की, लल्लन सिंह की, वो चाहते ही हैं कि सम्राट चौधरी की नजर तो है ही इसमें, क्या बार बार उनको याद दिलाते हैं आप उनको? वो नजर पहले भी थी, उनको लग रहा था कि मान ही जाएंगे, अब नजर है। और निशांत जी की एंट्री होगी तो वो सीएम तो नहीं होंगे, ये तो तय है कि नीतीश की जगह निशांत की एंट्री इसलिए चाहती है बीजेपी कि भाई विदाई ठीक से हो जाए, प्रेम से हो जाए, एंट्री हो तो इनकी एग्जिट हो नीतीश जी की। और फिर नहीं, जो बात चल रही है वही कि उनको पहले कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। हाँ वो ठीक है, लेकिन मतलब सम्राट जी का नंबर तब, ये सब चर्चाएं चल रही है और ये सब तो फॉर्मली होता ही प्रेस नोट बनाने के लिए कि भाई वो पैसा मांगने आए हैं, विशेष योजनाओं के लिए कोई ना कोई तो बहाना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी से भी मिले, नहीं तो आमतौर पर मुख्यमंत्री आते हैं तो प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि भाई एक कर्टसी कॉल के लिए, क्योंकि चुनाव के बाद पहली बार आए हैं तो वो कर्टसी कॉल में मिले। अब वो ये भी सोच रहे होंगे, ठीक ही सोच रहे होंगे कि अमित शाह से मिले बिना तो काम नहीं चलेगा। जी त्रिपाठी जी अभी बताएंगे हमको कि क्या अंदर बातें हुई, क्योंकि क्लोज डोर मीटिंग्स थी। त्रिपाठी जी को खबर नहीं, देखिए इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये उसी खबर को एक तरह से कहें कि ना, जो बॉम्ब जैसा था कि नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उसको डिफ्यूज करने के लिए बुलाई गई। ये रणनीतिक मुलाकात ज़्यादा थी, इसमें बहुत कुछ ऐसा तय हुआ हो ऐसा कतई नहीं। ये पूरी तरह से रणनीतिक मुलाकात थी। नीतीश जी को आना था दिल्ली, जिससे कि वो प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के साथ मिले, साथ में उनके सम्राट चौधरी और लल्लन सिंह हैं। लेकिन जिस तरह से वो पत्रकारों से बच रहे हैं, जिस तरह से वो पत्रकार वार्ता से बच रहे हैं, वो नीतीश कुमार जो राह चलते कुछ न कुछ बताते थे, अरे हम बताए नहीं था, याद नहीं है, भुला गए क्या जी, इस टाइप वाले अंदाज वाले नीतीश जी गायब हो गए। मैं फिर कह रहा हूं, विकल्प तो खोजना ही पड़ेगा। हमने आपको कल भी आसिम मुनीर की बातें सुनवाई थी, जिसमें वो बिल्कुल किसी मौलाना की तरह बात करता है और कहा कि अल्लाह की वजह से हम बच गए इस बार ऑपरेशन सिंदूर में, भारत के हमले में। अच्छा, ये गया हुआ था लीबिया में। अब खबर ये आई है कि इस मुख्य मुद्दा था हथियार बेचना, तो वहां बड़ी बड़ी डींगे मारी आसिम मुनीर ने, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जैसे कभी ये मिनरल की डील करने के लिए अमेरिका चले गए थे, अटैची खोल के दिखा रहे थे सेल्समैन की तरीके से। अब यहाँ ये ऐसा लगता है कि हथियारों के तस्कर बन के गए, क्योंकि जहां इन्होंने जो कहानी सुनाई, ये जो है लीबिया में अभी कोई एक सरकार भी नहीं है, और ये जिस आदमी से मिलके आए हैं वो भी अपने आप को फील्ड मार्शल कहता है। अरे अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस आदमी से ये हथियारों की डील करके आया आसिम मुनीर, उसके कब्जे में आधा लीबिया है, और उसके शासन को यूनाइटेड नेशन स्वीकार नहीं करता, बल्कि जो दूसरा हिस्सा है जिसके पास वेस्टर्न लीबिया की में सत्ता है, वो यूनाइटेड नेशंस की चुनी हुई सरकार है, उसको यूनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। उससे नहीं मिल के आया ये राइवल जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उससे नहीं मिला, ये इस आदमी से मिल के आया जो अनरिकॉग्नाइज्ड है और जो एक तरीके से एक फैक्शनल गवर्नमेंट वहां पर चला रहा है। उसको $4 बिलियन के हथियार बेचने की डील, ऐसा कह रहे हैं लोग, करके आया है। हालांकि कभी पाकिस्तान के जीवन में इतनी बड़ी कोई आर्म सेल डील नहीं हुई है, तो ये कैसे बेच आएगा, इसने क्या चूरन बेचा उनको जाके, ये तो पता नहीं। लेकिन ये इससे ही पता लगता है कि वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से डील नहीं कर रहा था, तो ये तो तस्करी जैसी बात हुई ना। ठीक है ना, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं है, वो भी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो वहां जाकर के उसने सारी बातें कही कि साहब हमने ऑपरेशन सिंदूर में 90% देसी टेक्नोलॉजी से, इंडिजिनस पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी से हमने जंग लड़ी। अब कौन सी भाई इंडिजिनस, तुम्हारे एयर डिफेंस तुम्हारा काम जो नहीं किया वो चीन का, तुम्हारे जो ड्रोन जो गिरे वो तुर्की के, फाइटर जेट जो तुमने उड़ाए वो सारे चाइना के JF-17 और वो सब दिए थे। अब ये वही बेच रहा है, अपना लेबल लगा के वही चीजें बेचने के लिए आया। बाकी गाड़ियां वाड़ियां, आर्मी की गाड़ियां वाड़ियां वो तो हो सकता है बना लेते हो, वो देने के लिए आया। लेकिन आपको बात सुननी चाहिए कि वो वो जो पिच है, वो पिच क्या है, सेल्समैन की पिच, वो है इस्लाम। वो वहां जाके कहता है कि हमें अल्लाह ने ये कहा है, आदेश दिया है कि मुस्लिम मुल्क जो है जहां भी सत्ता में है खूब ताकतवर बने, और उसके बाद अल्लाह के दुश्मनों पर कहर बन के टूटे, और
ये उसको नहीं ये डर बताया कि देखिए पिछले कुछ सालों में दुनिया में बहुत मजबूत मुस्लिम शासन वाले जो राष्ट्र थे उनको बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद तो आप आजकल जिनकी चापलूसी करते हो अमेरिका की, उन्होंने बर्बाद की, लीबिया को उन्होंने बर्बाद किया 2011 में जब मोहम्मद गद्दाफी को मारा था। तो वो आप किसको डर दिखा रहे थे वो, लेकिन आपको वो बात सुननी चाहिए। फिर वो कहते हैं जो हमारा है वो आपका है। क्यों? हम भी इस्लामी मुल्क, आप भी इस्लामी मुल्क। तो दो बयान है, मैं आपको सुना रहा हूं। The moment you throw out the fear, then you can do any wonder in this world that you want to. And Alhamdulillah, Pakistan learned this lesson long ago. So that is why we said that we will do anything possible, but we will have our own technology. In our just recent war with India, and we have shown our technology to the world. Alhamdulillah, our Air Force using that technology, and that is 90% of the indigenous technology of Pakistan. And Alhamdulillah, with his blessings, his nusra and his mercies, the air domain, Rafale, Su-30, MiG-29, Virat 2000, Alhamdulillah, S-400, all taken out. Every piece of equipment and technology which is there with Pakistan is available for our brothers. Yeah, in terms of any assistance that you need from Pakistan, that will be available at your doorsteps, inshallah. ये जितनी बार इस बयान में उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, मुझे एक बात याद आ गई। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना में चले गए, वो कहा करते थे कि जो जोर जोर से अल्लाह के नारे लगाते हैं ना, तो उस पर किसी ने कहा कि हाँ मियाँ इतनी जोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह ने प्यार से याद कर लिया ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बुला लिया अगर ऊपर तो उसका तो सेंटेंस पूरा नहीं होता कोई धार्मिक बात किए बगैर। लेकिन सर कौन सी देसी टेक्नोलॉजी, इसने भारत के तो सारे हथियार बता दिए कि वहां पर कौन कौन सा हवाई जहाज थे, अपना एक नहीं बताया कि कौन सी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी तुमने इस्तेमाल की भाई। उसने राफेल, सुखोई, विराज का उसने जिक्र किया, उसने S-400 का जिक्र किया कि भाई हमने अपने विकसित जो पाकिस्तान के अंदर 90% जो विकसित किए उससे हमने भारत को हरा दिया है। अब तो बात यह है कि उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला, वो लीबिया के अंतरिम अधिकारी मुंह दबाकर हंस रहे होंगे, बेचारे हंस भी नहीं पा रहे होंगे सामने कि इतना बड़ा झूठ तुम उस बैठक के अंदर बोल रहे हो कि स्वदेशी तकनीक पूरा कबाड़ आपको चाइना बेचता है, चाइना अपने आगे सारे रिजेक्ट हथियार आपको बेचता है, दुनिया भर का कबाड़ आपके पास है। और आप ये कह रहे हो कि और अभी तो दिखाया था ना कि किस तरह के तरपाल इनके ढका हुआ है, इनका जो एयरबेस पे भारत ने हमला किया था, एयरबेस अभी भी तरपाल बिछा हुआ है, कैसे भारत की मार अभी तक पड़ी हुई है। और अभी 2 दिन पहले तो ये बोल रहे थे ना अपने पाकिस्तान के अंदर ही कि अल्लाह ने हमको बचा लिया। उस दिन तो अल्लाह को याद कर रहे थे कि अल्लाह ने बचा लिया, गड़बड़ हो जाती। मतलब भारत ने छोड़ दिया आपको, आप ये कहते हो कि अल्लाह ने हमें बचा लिया कि भारत ने हमें पूरा अल्लाह इसको जरूर याद करेगा। और इस तरीके से आप बयान दे रहे हो, मुनीर आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्या है, इंडिजिनस है या कहीं से आया? तिरपाल इंडिजिनस हो सकती है, तिरपाल इंडिजिनस। तो अब सबसे बड़ी चीज सुरक्षा आपको पता कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, मैं और सीरियस नोट जो मैं कह रहा था, क्यों ये आदमी इतना खतरनाक है भाई। जनरल तो पाकिस्तान में बहुत हुए, विस्की पीने वाले जनरल थे सारे। ये कट्टर सोच और नस नस में जिसके जिहाद भरा हुआ है, ये वो आदमी है। और अब आप उसकी अगली बात जरा सुनिए सर, कोई शक ही नहीं रह गया दुनिया को। और ये जो माय फेवरेट फील्ड मार्शल ट्रम्प साहब कहते हैं ना, ये जो अमेरिका में जाके धमकी देता है कि अगर पाकिस्तान डूबेगा तो मैं आधी दुनिया लेके डूबूंगा, वो सोच का आदमी है ये। सुनिए अगली बात। It is our religion in which Allah Almighty has ordained us to gather as much of power as possible. We were asked, Muslims, and that we were supposed to be ready with the utmost of our power to strike terror in the hearts of those that who are the enemies of Allah and our enemies, and those that we do not know but Allah knows. अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें और मसूद अजहर में क्या फर्क है? पाकिस्तान के इस शासक में, मासिम मुनीर में, और मसूद अजहर जो घोषित आतंकवादी है, यूनाइटेड नेशंस का रिकॉग्नाइज्ड आतंकवादी, इसमें क्या अंतर है सोच में? वो कह रहा है अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है इतने ताकतवर बनो और अल्लाह के दुश्मनों पर कहर बन के टूटो, उनको बर्बाद करो, खौफ पैदा करो। तो ये तो मतलब डॉक्ट्रिन है भाई जिहाद की, जिस पे वो चल रहा है। बिल्कुल डॉक्ट्रिन है, यही डॉक्ट्रिन है। आपको 1887 और 1886
दोनों का सर सैयद का भाषण आप एक बार सुन लीजिए। हम उन पूर्वजों की संतान हैं जिन्होंने 600 साल तक अपने तलवार के बल पर इस देश पर शासन किया है, और उस तलवार के बल पर जो रूहों में कंपन पैदा कर देती थी। ये तो सर सैयद का भाषण है, अपने देश के लिए भाषण है। और ये क्यों कह रहे हैं? जो मदरसों में शिक्षा दी जाती है, आप पाकिस्तान तो मदरसे में पढ़ा है। हाँ, तो पाकिस्तान के वीडियो को देखिए, उसमें हर मुसलमान मदरसे में ये बात पढ़ाई जाती है कि तुम यहाँ पर शासन करने के लिए हो। सर ऐसी ये सोच पूरी तो, दुनिया में शासन करने के लिए, इस्लाम के लिए ऐसी बातें तो जियाउल हक भी नहीं करता था। वो जियाउल हक नहीं करता था, क्योंकि जियाउल हक में ये चीजें नहीं थी जो इसमें है। जिसमें आपने इसको आप कहा ना, मौलाना ये मुनीर है, मौलाना मुनीर है जो फील्ड मार्शल हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये खतरा है दुनिया के लिए। अच्छा, इस वक्त एक तस्वीरें आ रही हैं सर, मुझे बताया जा रहा है बांग्लादेश में हिंदू जो शायद प्रदर्शनकारी थे उन पर काफी एक्शन हो रहा है, उनको हटाने के लिए शायद लाठीचार्ज भी वहां हुआ है। और वो ह्यूमन में चेन बनाए हुए थे। ये बांग्लादेश की तस्वीर है, लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शनकारी हिंदुओं के ऊपर। हिंदू समाज पर जो अत्याचार वहां हो रहा है उसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे, ह्यूमन चेन बनाने की प्रयास किया, जैसा सर बता रहे थे, और फिर इनको देखिए हिरासत में वहां पर लिया जा रहा है। 50 हिंदुओं की हत्या इस साल जनवरी से अब तक वहां पर हो चुकी है, कभी ईशनिंदा के नाम पर, कभी किसी नाम पर। दुर्गा पूजा नहीं हो पाती ठीक से पंडालों में, मंदिर जो है, मंदिरों में जाके मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, और अभी जो हत्या हुई है दीपू चंद्र दास की, लेकिन फिर भी ये लोग डट के खड़े हैं कम से कम अपने हक के लिए। जो गांव में हो रहा है वो बहुत सारी चीजें तो आपको रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है, ये शहरों की सब रिपोर्टिंग आप जो देख रहे हैं वो हो रहा है। गांव में जो उनके साथ कोलकाता की तस्वीर है, क्लियर कीजिए, कोलकाता की तस्वीर है या बांग्लादेश की तस्वीर है? कोलकाता की तस्वीर है, माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं। वैसे आपको नहीं, पुलिस ने इनके ऊपर, ढाका में भी हालात लगभग ऐसे ही हैं। मैं वही सोच रहा था कि मोहम्मद यूनुस ममता बनर्जी के व्यवहार में बहुत अंतर नहीं है, दोनों ही एक ही तरह से व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ भी हिंदू प्रदर्शनकारियों के साथ उसी तरह का व्यवहार होता है। इससे पहले भी आपको याद है ना कि रास्तों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पथ संचलन पर जो एकदम बिल्कुल ही शांति से होता है, उस सब पर भी रोक लगाने की कोशिश हुई थी। दुर्गा पूजा के पंडालों में एक ऑपरेशन सिंदूर का था, उस पर विवाद हुआ था। तो कोलकाता और ढाका में बहुत अंतर राज्य में नहीं है। राज्य में या दोनों के साथ लाठीचार्ज की नौबत तो नहीं आनी चाहिए थी भाई। ऐसा तो मुझे कोई दिल्ली में इससे ज्यादा तीव्रता के साथ प्रदर्शन किया गया है, उग्र प्रदर्शन था, लेकिन यहां तो लाठीचार्ज हुआ बताया जा रहा है। हो सकता है ये लोग कॉन्सुलेट जाने का प्रयास कर रहे हों, रोकना एक बात होती है, लेकिन बल प्रयोग करना फिर वो दूसरी बात है। लेकिन फिर वहाँ लड़ाई अब वो केवल बांग्लादेश के नाम की नहीं रहेगी ना, वो सब तो ये तो चुनावी लड़ाई है ना। कोलकाता में तो ज़्यादा बड़ी लड़ाई है ना। हाँ, क्योंकि वहाँ पर चुनाव को लेकर ये सारा मैसेजिंग की जाए कि कौन रोक सकता है, कौन जा सकता है, कौन पहुँच सकता है, कौन लड़ सकता है, वो सारी वो लड़ाई वहाँ पर चल रही है। हालांकि अब जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसमें लाठीचार्ज एक एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो हो सकता है। अभी लाठीचार्ज ना करें, वहाँ तक पहुँच जाए तो आप कहेंगे कि पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, रोका, उसको बांग्लादेश को बहाना मिलेगा फिर। हाँ, तो इसलिए वो सरकार की जिम्मेदारी भी होती है कि उस तरह से किया जाए। वो तो यहाँ भी दिल्ली में रोक रही थी पुलिस, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो है, और मुझे नहीं लगता कि उसको बात को करना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि वहाँ प्रदर्शन कर रहा है और पुलिस रोक रही है, दोनों काम अपना अपना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको, अभी आपने आसिम मुनीर की बात सुनी, तो हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनकी बात सुन लीजिएगा। उन्होंने बड़ा खुलकर बताया कि पाकिस्तान से क्या चुनौती है और पाकिस्तान के लिए कैसी तैयारी रखनी है, और चीन से हमारी क्या हमारी विवाद क्या है और उसके लिए हमें कैसी तैयारी रखनी पड़ेगी। और उन्होंने कहा कि ये सही है बात कि पाकिस्तान का मतलब आतंकवाद, और चूंकि चीन से आपका जमीन का झगड़ा है तो पाकिस्तान से तो आप उस तरीके की लड़ाई के लिए तैयार रहिए जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुई, छोटी लड़ाई, इंटेंस लड़ाई। चीन के साथ जमीन की लड़ाई है तो जमीन की फोर्सेस की जरूरत होगी, मतलब सेना की जरूरत है वहां पे। वहां एयरफोर्स और इस सब मिसाइलों से नहीं, सेना की जरूरत है, और लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी पड़ेगी चीन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, सुना दीजिए। And this kind of warfare, I think, can only be deterred by actions like Operation Sindoor. Second is for a form of grey zone warfare, in which historical differences can be executed by small operations, which will give you long-term
kind of an effects. The question is, what kind of threats and challenges India should be prepared for? I think this should be based on two major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is a nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. देखिए इन्होंने दोनों चीन और पाकिस्तान से चुनौती जो है उसको बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत सटीक तरीके से एक्सप्लेन किया। पाकिस्तान से आतंकवाद की चुनौती है, छोटी लेकिन इंटेंस लड़ाई, और उन्होंने एक और अंतर किया दोनों में, एक को न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट कहा और दूसरे को न्यूक्लियर वेपन स्टेट कहा। तो मैं इसका अंतर भी समझना चाह रहा था क्या हुआ कि वो कह रहे हैं कि चीन के साथ तो लंबी लड़ाई की तैयारी रखनी पड़ेगी। नहीं, देखिए ये बड़ा स्पष्ट है और चीन के साथ जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का हमारा विवाद है, वो कोई आज का विवाद नहीं है, कोई फौरी विवाद नहीं है। उस विवाद में जब भी संघर्ष होगा तो बड़ा होगा, लंबा होगा, जितना अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड भी करना होगा। वो भी ये कह रहे हैं कि अगर कोई और रास्ता नहीं, उन्होंने भी कहा, लेकिन उन्होंने भी कहा ये चाइना पूरी तरह से उसके पास परमाणु हथियार हैं, यानी उसको अगर ये हमला करना है या उसके ऊपर कोई हमला होगा और रिटेलिएट करना है तो उसकी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी हासिल की है, लेकिन उसके साथ जो हथियार होते हैं, वो जो आर्मर्ड हो जाना होता है, वो अभी उसकी स्थिति नहीं है। चीन को कह रहे हैं न्यूक्लियर आर्म्ड, न्यूक्लियर और पाकिस्तान को कह रहे हैं न्यूक्लियर वेपन स्टेट, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर आर्म स्टेट है, वो दोनों में ये फर्क है। और इसी वजह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है, जब उस वक्त की खबरें आई थी, वो कौन सी पहाड़ी थी जहां से जिसका जवाब वो हमारे कैलाश रेंज, नहीं, वो जहां से परमाणु का आया कि रेडिएशन लीक तो नहीं हो गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, कौन सी किराना हिल, तो उस पर हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस वो मुस्कुराते हुए जवाब दे दिया। तो दुनिया भर में इस बात को लेकर बहुत अच्छे से पता, और इसीलिए जब अभी असीम मुनीर वाली खबर हम लोग देख रहे थे, वो आप इंडिजीनियस बात करें तो मुझे याद आया पापाओ किले वाले अब्दुल कादिर लेकर आया था। तो पापाओ किले वाले इसीलिए वो कुछ करने की स्थिति में नहीं, लेकिन हाँ उसकी तैयारी यही है। अब वो किस तरफ जा रहा है इस पर भी नजर। एक बात इन्होंने और कही कि अच्छा, शब्दों का चयन बहुत जबरदस्त था, काश मैं आपको इनकी पूरी बात सुना पाता। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान आपसे कमजोर है, तो पाकिस्तान के साथ ये पावर एसिमेट्री, इसको हमें बढ़ाना है। कैसे? मतलब हमारा ताकत का अंतर उससे बढ़ता जाए, और चीन आपसे ज्यादा ताकतवर है, फैक्ट बात है, ये बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी ज्यादा उसके पास रिसोर्सेज हैं। वो ये एसिमेट्री, वो गैप हमें कम करते जाना है, तो ये भारत के लिए चुनौतियां हैं। लेकिन सर इनकी बातों से तो मुझे तो ये लगा कि चीन को ज्यादा बड़ी चुनौती मानते हैं। चीन तो है ही बड़ी चुनौती, और इसलिए लगातार हम देख रहे हैं, बल्कि वो हर तरह से, जैसे आपने कहा कि आर्थिक ताकत के तौर पर भी फाइनेंशियल देखें, मिलिट्री के तौर पर भी देखें, तो दोनों तरह से वो बड़ी ताकत है, और इसलिए उस लड़ाई को अलग तरीके से लड़ने की बात होती है। पाकिस्तान के साथ तो क्या छुटपुट होता रहता है, उसको 3 दिन में भी आप ठीक कर सकते हो। और चीन के साथ बड़ी बात है कि वो खुद लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, खुद लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, लेकिन चीन के साथ लंबी लड़ाई, एक बॉर्डर का जो पूरा जमीन वाली जो बात है, वो डिस्प्यूट भी बहुत, मेरे को लगा कि पहली बार कोई आर्मी के इतने बड़े ऑफिसर बहुत स्पेसिफिक तरीके से बातचीत की है दोनों देशों को लेकर। हालांकि हम लोग कहते हैं कि दो तरफ हमारी लड़ाई चलती रहती है, टू बॉर्डर्स। जॉर्ज फर्नांडिस ने संसद में कहा था चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। नहीं, चीन को तो दुश्मन नंबर 1 मानते ही हैं एज ए डिफेंस मिनिस्टर। ये तो मुलायम सिंह भी कहते थे, मुलायम सिंह भी तो रहे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था चीन है असल दुश्मन आपका। नहीं, उस लड़ाई को कैसे आंक रहे हैं वो स्पेसिफिक बात में वो कह रहा हूं। अच्छा आर्टिकुलेट किया है, आर्टिकुलेशन उनका जो है वो बेहतर तरीके से किया गया। अगली खबर देखिए साहब, अब यहां पाकिस्तान के ही नेता पाकिस्तान को अफगानिस्तान के बहाने आईना अपनी सेना को दिखा रहे हैं, भारत का नाम लेके। इन्होंने कहा, फजलुर रहमान ये एक वहां पर धार्मिक सियासी पार्टी चलाते हैं, तो इन्होंने अपनी सेना से ये पूछा कि जब से अफगानिस्तान हम बने और अफगानिस्तान बना, तब से आप चाहते हो कि एक प्रो इस्लामाबाद काबुल रहे, वहां पर एक सरकार ऐसी रहे जो प्रो इस्लामाबाद हो, मुस्लिम देश है। लेकिन 80 साल से वहां प्रो दिल्ली सरकार है, जो सरकार आती है वो प्रो दिल्ली हो जाती है। ये इकलौती ऐसी गवर्नमेंट है तालिबान की जिसके साथ गुंजाइश थी आपकी कि अच्छे संबंध बन जाए, और तुमने उससे भी संबंध खराब कर लिए।
भाई उससे ज्यादा आपका मुसलमानों का नाता इससे ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है? इधर इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उधर इस्लामिक अमीरात और अफगानिस्तान। तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों आपने काबुल पे हमला क्यों किया? अच्छा, वो बड़ी खुल के बात कह दी उन्होंने कहा तुमने काबुल पे हमला किया तो वो तो दुश्मनी मानेगा ना इसको, ये तो दिल्ली पे या इस्लामाबाद पे हमले जैसा है। तुम अगर कहीं दूर दराज कहीं हमला करते तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती। फिर उन्होंने असल बात कह दी, उन्होंने कहा तुमने काबुल पे हमला किया कि उनके लोग तुम्हारे यहां के कार्रवाई करते हैं, टीटीपी वाले। तो भारत ने भी तो मुरीदके में, बहावलपुर में, सब जगह पर हमला किया ये कह के कि हमारे लोग जाके वहां कार्रवाई करते हैं। तो आप तो इंडिया की कार्रवाई को जायज ठहरा रहे हो अफगानिस्तान पर कार्रवाई करके। सुनिए बात में। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले, तो आखिरी हद हो जाती है ना। और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीदके में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाइयाँ करने वालों के मराकज़ पे हमले किए हैं। आप उस पर एतराज़ क्यों कर रहे हैं? और अगर आप उस पर एतराज़ करते हैं और इधर से आपका यही इल्ज़ाम अफगानिस्तान के हवाले से है, दोनों में आप कैसे मुताबिकत पैदा करेंगे? सर, आसिम मुनीर के कहना जैसे बोलने नहीं चाहिए, चलिए, लेकिन इसके ताबूत में कील अफगानिस्तान ही ठोकेगा, मुझे तो यही लगता है। इमरान खान ऐसे ये लोग नेता और वो उधर तालिबान मिलकर यही काम करेंगे। देखिए, अकेले तो तालिबान नहीं ठोक पाएगा, क्योंकि यार तालिबान के इतने पास न तो उसके पास सैन्य शक्ति है, न कोई उसका कोई सामरिक गठबंधन इस समय है। उस हालत से तो पाकिस्तान बहुत ताकतवर देश है अफगानिस्तान के सिलसिले में। हाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर घुस करके यदि कुछ चाहे कि कर ले तो वो संभव नहीं है। वो तो अमेरिका के लिए भी संभव नहीं हो सका, वो रसिया के लिए भी, सोवियत यूनियन के लिए भी संभव नहीं हो सका। लेकिन जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में 1979 में घुसा था, तब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान और अमेरिका दोनों उसके साथ लड़ रहे थे, उसके खिलाफ लड़ रहे थे। वैसी स्थिति आज के दिन में है कि अफगानिस्तान अकेले नहीं लड़ेगा, साथ में मुझे लगता है कि और भी कोई उसके दोस्त अब मिल गए हैं जो हैं, जो भाई पाकिस्तान ने ब्रह्मोस्त्र नहीं दे, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं। पाकिस्तान ने तो दुश्मन इकट्ठा किए हैं, ईरान से दुश्मनी, अफगानिस्तान से दुश्मनी, सबसे दुश्मनी है उसकी। सर, ये अगली खबर समीर जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आपने कई बार सुना होगा जंगलों में कैंप चलते हैं, आतंकवादियों के अड्डे चलते हैं। आपने सुना होगा कि कैसे रेबेल फोर्सेस तैयार होती हैं, उनको कैसे ट्रेनिंग मिलती है। तो ये भी चलता है कि किसी देश के सैनिक जाके उधर ट्रेनिंग देते हैं। आप इसकी ऐसी पहली तस्वीर मैंने देखी, वो आपको दिखाता हूं। और हमारे लिए बड़ी खतरनाक, एक बांग्लादेशी पत्रकार ने ये तस्वीरें शेयर करके बताया है कि म्यांमार में एक अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी बन रही है। ये अराकान रोहिंग्या सेल्वेशन, ये रोहिंग्या लोग हैं, इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं आईएसआई और तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी MIT। ये तस्वीरें म्यांमार से निकली हैं और इनका उद्देश्य म्यांमार की सेना से लड़ना और भारत से लड़ना, ये दोनों है। और इनको देखिए कैसी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है म्यांमार के जंगलों में। रोहिंग्या आर्मी तैयार हो रही समीर जी, निश्चित रूप से। और ये इन्हीं के खिलाफ इसलिए तो ऑपरेशन किया गया था वहां पे। और निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता की बात है भारत सरकार के लिए कि इस तरीके से रोहिंग्या को तैयार किया जा रहा है। और फिर म्यांमार से हो रहा, तो भारत में घुसपैठ भी उनके लिए नॉर्थ ईस्ट से बहुत आसान होगी। बॉर्डर की तरफ से भारत सरकार को भी देखना पड़ेगा। और ये इस तरीके से उनको पैसा, फंड, हथियार ये पाकिस्तान उपलब्ध करा रहा है। और पाकिस्तान जिस तरीके से उनको सुविधाएं दे रहा है, तमाम देश उनको, मुस्लिम कंट्रीज सुविधाएं दे रही है कि इतने हथियार उनके पास आ कौन रहे, कौन उनको ट्रेनिंग दे रहा है, कौन उनको सुरक्षा और संसाधन सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। मुझे लग रहा है एक बड़ा संगठन इसके पीछे हाथ होगा। और ऐसा इसका जिक्र किया जा रहा है कि फिर से वो नए तरीके से रोहिंग्या को इकट्ठा करके एक नई ताकत हासिल करना चाहता है और भारत के अंदर फिर उसी तरीके से घुटपेश करके आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। समय नहीं, लेकिन एक छोटा कमेंट हर्षवर्धन जी, मैं समझ नहीं पाता हूँ रोहिंग्याओं का हमसे क्या इशू है। देखिए, सच बात तो है कि रोहिंग्या का हमसे कोई इशू नहीं है, लेकिन वहाँ जिन लोगों के साथ उनका बड़ा झगड़ा हुआ वो बौद्ध भिक्षु थे। तो यहाँ भले लोग किस तरह से देखें, बौद्ध भिक्षु सीधे सीधे भारत से जोड़कर देखे जाते हैं, भगवान बुद्ध की उस परंपरा से जोड़कर देखे जाते हैं। एक उनका वो है। दूसरा, उनको ये लगता है कि हमें जो जगह मिल जानी चाहिए थी भारतीय जनता भारत में, वो शायद वहां की सरकार ने नहीं होने दिया, वहां के लोगों ने नहीं होने दिया और हमारा विरोध हुआ। तो एक तरह से आप इसको यूं भी समझिए, जो
टीवी पर बहस चलती रहती है, रोहिंग्या, मानवाधिकार, उस सब का भी एक असर पड़ता है और उसको भी एक प्रोपेगेंडा वीडियो के तौर पर, टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं इसको लेकर बड़ा आश्वस्त हूं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत अब जिस तरह की तैयारी कर रहा है, ये वहां लड़ेंगे मरेंगे, वहीं म्यांमार की जो सेना है, जो वहां जो दूसरे रेबल्स हैं, क्योंकि कई रेबल्स अब हो गए हैं, अब एक ही नहीं रह गए, वहीं ये मर खप जाएंगे। भारत अपनी तैयारी सीमाओं पर फेंसिंग के जरिए बहुत मजबूत करता है। अब बड़ा साफ साफ दिखने लगा है कि एक और लड़ाई छिड़ने वाली है और वो इजराइल और ईरान की होगी, और इसमें शायद एक बार फिर पिछली बार की तरह अमेरिका भी कूदेगा। ट्रंप हमसे कब टैरिफ हटाएंगे पता नहीं, 25% कम से कम तो हटना ही चाहिए जो लगा हुआ है रूस से तेल खरीदने को लेकर के। लेकिन ये और देशों पर कैसे मनमानी थोपते हैं उसका एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। आज बेसिकली ट्रंप के टेंट्रम्स, ये मैं आपको 2-3 बयानों में उनके दिखाऊंगा। ऐसा विचित्र आदमी कि वो कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। अब पहले देखिए आप, इन्होंने एक इंटरव्यू में कहा माय फेवरेट वर्ड इज टैरिफ, और मैंने जिस तरीके से टैरिफ का प्रयोग किया है अमेरिका को बलशाली बनाने के लिए, आज तक किसी देश ने नहीं किया। फिर इन्होंने कहा कि झूठी खबरें चल रही हैं अमेरिका में कि जो बाइडेन, जो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, जो बाइडेन टैरिफ लगाना चाहते थे जैसे मैंने लगाए हैं, अरे उसको तो यही नहीं मालूम था कि वो जिंदा भी है। ये उन्होंने कहा अपने से पूर्व राष्ट्रपति के लिए। तो अब इन्होंने कहा कि मैंने फ्रांस को, इमैनुअल मैक्रों को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा भाई तुम दवाइयाँ अपनी महंगी करो। सर मुझे समझना है, क्योंकि इन्होंने कहा कि तुम अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाओ, तो बोले नहीं मैं नहीं बढ़ाऊंगा। फिर उन्होंने कहा नहीं तुम्हें बढ़ाने पड़ेंगे, मैंने कहा मैं नहीं बढ़ाऊंगा। फिर मैं ट्रंप कह रहे, मैंने उससे कहा तुम बढ़ाओगे। तो इमैनुअल मैक्रों ने परेशान होकर मुझसे पूछा, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मैं ये काम नहीं कर सकता और आप कह रहे हैं कि मैं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम इसलिए करोगे वरना मैं जो भी तुम फ्रांस से यहाँ बेचते हो सब पे 25% टैरिफ लगा दूंगा, इसलिए जो मैं कह रहा हूं वो तुम करोगे। ये दो राष्ट्रपतियों के बीच की बात है, सुनिए आप इनकी बात। I called up the heads of the countries. As an example, France, I spoke to a very good man, President Macron of France, and I said, Emmanuel, you have to raise your drug prices. He said, no, we will not do that. I said, you have to. I said, no, you're going to. No, I will not do this. Politically, it's unacceptable. I said, Emmanuel, you're going to do it 100%. Please accept it now. Be nice. You're going to do it 100%. No, I will not. I said, yes, you are. He said, why do you keep telling me I am when I'm not? Because if you don't do it, I'm going to put a 25% tariff on everything France sells into the United States of America. अब ये शुद्ध दादागिरी है और कुछ नहीं है। ये शुद्ध दादागिरी है कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे देश के मेरे देश के कितने पुराने रिश्ते। अच्छा, ये तो सिविलाइजेशनल पार्टनर्स कहते हैं एक दूसरे को कि हम भी गोरे तुम भी गोरे, दुनिया को हम ही ने तो दुनिया बनाई है, ये तो ये मानते हैं। और फ्रांस अपने आप को यूरोप का नेता मानता है। फ्रांस कोई किसी से कम समझता है अपने आप को? इंग्लैंड और फ्रांस की राइवलरी, इंग्लैंड कहता है दुनिया को हमने राज किया, अमेरिका पे भी हमने राज किया। फ्रांस कहता है कि हमारी सभ्यता सबसे अच्छी है। अब आ गए ट्रंप साहब कि तुम्हारे पास जो भी हो पैसा मेरे पास है, तो मेरी बात तो तुमको माननी पड़ेगी। सर बिल्कुल ठीक बात है। फ्रांस तो एक तरह से वो ग्रेट वाइट्स की तरह से बिहेव करते हैं कि भाई हमसे महान कौन है। हाँ। उनका एक एटीट्यूड में भी ये है, यदि आप फ्रांस जाएंगे तो वहां पर ये एटीट्यूड है कि कल्चर, अंग्रेजी नहीं बोलते, अंग्रेजी आती सबको है फ्रांस में, अंग्रेजी बोलते नहीं, अंग्रेजी नहीं बोलते। तो वो एक कल्चर का आप यदि फ्रांस में जाएंगे तो आप यहाँ से इंडिया से जाते हैं तो आपको कोर्स करके जाना पड़ेगा, फ्रेंच कोर्स। तो लेकिन ट्रंप साहब तो अपने आप में एक महान है, इसलिए कई बार आप जब कहते हैं ना कि नहीं इन्होंने ये कह दिया तो इसका भरोसा हो जाएगा, तब भी मैं आपको कहता हूँ कल क्या बोलेंगे उस पर डिपेंड करता है ना। अब ये जो बात हो रही है वो अपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, क्योंकि फ्रांस की जो टैरिफ यदि वो प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे, और इसलिए उनका कि यदि मैं फिर 25% टैरिफ बढ़ा दूंगा, क्योंकि यदि फ्रांस की दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो कमजोर रहेंगे तो अमेरिका क्या करेगा? पर अगर वो सस्ते हैं तो इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, इनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो इसलिए वो कर रहे हैं। और दादागिरी के में तो अब वो हर जगह जो दादागिरी कर सकते हैं वो दादागिरी कर रहे हैं। हिंदुस्तान तो उसका भुक्तभोगी है एक तरह से, जो काम कर रहे हैं। लेकिन फ्रांस के साथ ऐसा बिहेव करना थोड़ा सा अचरज भरा है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि भारत, इन्होंने कम से कम ये क्लेम नहीं किया कभी कि मैंने मोदी जी से सीधी ऐसी कोई बात की। दुनिया के हर देश के लिए बात कर चुके हैं ये। अब फ्रांस जैसे देश के लिए तो लगभग लताड़ने वाली भाषा उन्होंने बोली, लताड़ने वाली भाषा। और इमैनुअल मैक्रों मतलब दमदार लीडर्स में से हैं दुनिया के। ऐसा सर अगली खबर ये भी उनसे जुड़ी हुई है। इसमें ट्रंप की
एक ख्वाहिश भी है, एक फ्रस्ट्रेशन भी है। उन्होंने कहा कि कह रहे थे कि हमको यहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेट पार्टी, हमको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हमको अमेरिका को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को यूनाइटेड रहना पड़ेगा। देखिए चीन कितना अच्छा है, वहाँ पर शी जिनपिंग कहता है डू इट, तो डू इट हो जाता है बस, क्योंकि उसका कहना हो गया बस। कह रहा मेरे साथ ऐसा नहीं है, तो मुझे तो मजबूरी में कोऑपरेशन मांगनी पड़ती है आप लोगों से, नहीं तो चाहता तो मैं भी यूं डू इट टू डू इट। सुनिए जरा वो शी जिनपिंग से कितने प्रभावित हैं। I believe there'll only be one country that really benefits, and it should be the United States, and it will be if we do this, if we're unified. We have to be unified. China is unified because they have one vote. That's President Xi. He says do it, and that's the end of that. You know, we have a different system, but we have a system that's good, but we only have a system that's good if it's smart. David Sachs, can you say a few words, please? अब सोचिए इस आदमी के पास वाकई अगर शी जिनपिंग जैसी ताकत होती तो ये क्या करता सर त्रिपाठी जी? नहीं देखिए, ट्रम्प शी जिनपिंग से प्रभावित हैं तो हम सबको याद रखना चाहिए कि किम जोंग उन से उड़कर मिलने गए थे। तो ट्रम्प को प्रभावित ऐसे लोग ही करते हैं, इसको आप समझिए। ट्रम्प सीरिया के उस व्यक्ति को जो अब राष्ट्राध्यक्ष हो गया है, जो उसके ऊपर रिवॉर्ड रखा था, कितना $10 मिलियन शायद था या कितना था, उसके साथ वो हंसी मजाक करते दिखते हैं। ट्रंप को वही भाषा समझ में आती है और ट्रंप एक तरह से कहें कि उस चीज को एस्पायर करते हैं और इसीलिए डेमोक्रेटिक जो सेटअप है अमेरिका का वो उनको रास नहीं आ रहा है। इसीलिए जो वर्ल्ड का एक सेटअप था वो उनको रास नहीं आता है। वो चाहते हैं कि हम अपने लिहाज से सब चीजें बदल देंगे। और जब आप शी जिनपिंग को एस्पायर करने लगते हैं तो आप कहां अमेरिका में कितने बचे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाने से बात नहीं होगी। अमेरिका में कितने ट्रंप बचे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। अच्छा, अब आपने क्योंकि बात है सर, ये वो ट्रंप कर रहे हैं जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, पहली बार बने और उनको अनकंफर्टेबल हो, समझ में आता है। 5 साल 4 साल राष्ट्रपति रह चुका है, वो दूसरे टर्म में इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि जैसे बिल्कुल डिक्टेटर के रूप में उसको लगता है। और शी जिनपिंग की तारीफ कर रहे हैं कि जहां लोकतंत्र नहीं, जहां चुनाव नहीं होते, मतलब वो क्या अमेरिका में चाहते हैं कि भाई कोई लोकतंत्र ना हो, मैं जो बोलूं वो हो। और इतने मनमानी वो कर रहे हैं, जो व्यक्ति कनाडा को अपना 51वां राज्य बनाने का प्रस्ताव दे सकता है, अभी और चाहता है वो और ताकत हो और करे, तो उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है? वैसे देखिए, जो एक बार ताकत चख लेता है ना, तो फिर तो उसका कोई अंत नहीं, वो और चाहता है। अमेरिका की तो ताकत ही डेमोक्रेसी है। लेकिन अभी अब सर मैं एक मजेदार खबर, वो नॉर्थ कोरिया वाली खबर आगे कर दीजिए जरा, क्योंकि बात आपने छेड़ी थी किम जोंग उन की, तो मैं वो बता देता हूं आपको। ट्रंप तो किम जोंग उनसे भी मिले हुए हैं, ये नॉर्थ कोरिया गए हुए हैं। अच्छा, वो उस दुनिया में एक देश जिसके बॉर्डर्स पूरी तरीके से क्लोज्ड हैं, अंदर क्या होता है किसी को नहीं मालूम। किम जोंग उन, उससे पहले इनका पिता शासक था, उससे पहले उनके पिता शासक थे। तो बेसिकली किम जोंग उनके दादा ने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की लड़ाई में हिस्सा लिया, और ये कम्युनिस्ट सोच वाले थे। इन्होंने वहां पर शुरुआत कम्युनिज्म से की और उसके बाद पार्टी की, देश को पार्टी मतलब परिवार को ही देश बना दिया। पहले दादा, फिर बेटा, फिर अब ये पोता। वहां पर किस हद तक सर्वेलांस है इसका एक अंदाजा मिला। एक व्यक्ति वहां से छूटकर बाहर आने में कामयाब हो गया। बीबीसी की खबर थी, बीबीसी को उसका फोन मिला, तो उसको फोन को एग्जामिन किया कि नॉर्थ कोरिया में लोग फोन पर कैसे बात करते हैं। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट नहीं है, ये मैं पढ़ रहा था, तो इनके पास इंटरनेट नहीं है। इन्होंने एक क्वांगम्योंग करके एक इंट्रानेट बनाया हुआ है जो केवल इनके देश के अंदर चलता है। आप वही ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो सरकार से अप्रूव्ड है ऑब्वियसली। अब वो फोन में फीचर, फोन वही जो सरकार, वहीं के बने फोन बिक सकते हैं आप, वहां कोई आप सैमसंग का, एप्पल और ये सब फोन नहीं खरीद सकते। वही जो फोन बनते हैं वही आप लोगे। उसके अंदर इनबिल्ट जो मैकेनिज्म है वो हैरान करने वाले हैं। जैसे वो ऑटो करेक्ट कर देता है, जैसे उसमें खबर में उन्होंने लिखा है कि अगर आप उस पर बॉयफ्रेंड टाइप कीजिए या गर्लफ्रेंड टाइप कीजिए तो वो उसको कॉमरेड बना देगा। ये नहीं, ये डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है बॉयफ्रेंड, वो उसको कॉमरेड ऑटो करेक्ट कर देगा। अगर आपने साउथ कोरिया, इनका सबसे बड़ा दुश्मन, साउथ कोरिया टाइप किया तो वो उसको करेक्ट कर देगा पपेट स्टेट, पपेट कठपुतली सरकार वाला देश, ये कर देगा वो उसको। हर 5 मिनट में नॉर्थ कोरिया में जितने लोगों के पास मोबाइल फोन है उसका स्क्रीनशॉट अपने आप ले लिया जाता है। फोन का मैकेनिज्म है, वो स्क्रीनशॉट लेगा और आप एक फोल्डर आप ही के फोन में सेव करता जाएगा हर 5 मिनट में। लेकिन वो फोन यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन बैकएंड पे कोई आदमी जो है सारे फोन चेक कर रहा है कि इसने क्या कंटेंट टाइप किया, इसने क्या सर्च किया, इसने किससे बात की, इसकी मैसेजेस क्या हैं, वो सारी की सारी बातें जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो सेव होती जाएगी। तो ये इस तरीके की सर्वेलांस ये बताता है कि भाई कैसी
सत्ता है, और क्या जिंदगी होगी नॉर्थ कोरिया के लोगों की क्या जिंदगी होगी। अच्छा, उसमें एक मजेदार सर, उसमें एक महिला का बयान उसमें छपा हुआ था। वो फिशिंग के बहाने उसने समंदर पार कर लिया और नॉर्थ कोरिया से भाग के कहीं और आ गई। तो वो कहती, उसने जब बाहर जाके दुनिया देखी, साउथ कोरिया गई, तो उसने कहा कि मैं मानती थी कि सारी दुनिया ऐसी ही होती है, मतलब जैसे हम जीते हैं सारी दुनिया ऐसे जीती है, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि दुनिया में आजादी ऐसी होती है। शी वाज शॉक्ड। चीन कल्चरल रिवॉल्यूशन से के बाद क्या ऐसा ही नहीं गुजरा था। मुझे एक पुस्तक का फॉरवर्ड याद आ रहा है, और वो पोलैंड के एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने उस पुस्तक की फॉरवर्ड लिखी थी, जिसमें था कि पुस्तक के प्रेफेस पे लिखा हुआ था कि स्कूलों में माओ की तस्वीरें लगी रहती थी, और उस पर एक नीचे लिखा हुआ रहता था, कॉमरेड माओ इज वॉचिंग यू, विच ब्लड यू बिलोंग्स टू, व्हाइट और रेड। व्हाइट का मतलब कैपिटलिज्म और रेड का मतलब कम्युनिज्म, यानी कि आपके पिता कैपिटलिज्म के समर्थक हैं या नहीं है, यहां तक रेजिमेंटेशन ऑफ माइंड हुआ करता था। अब सर्विलेंस की आपने बात कर दी, हमारे यहां तो बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, वहां पर उनको एनिमी क्या है उनको आइडेंटिफाइड है, और उनकी सर्विलेंस ऐसी है जिसे उनके कार के में चिप्स लगा दिया जाता है, और वो कहां मूव कर रहे हैं, किस दिशा में मूव कर रहे हैं, ये उनके देश को पूरा पता है, उनके एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी को उनको पता है। तो इस प्रकार के, अब तो जिसे कहते हैं कम्युनिज्म के अंदर कहा ही जाता था कि एक आयरन वॉल है। बट सर ये तो परिवार की सत्ता है, इसमें कौन सा कम्युनिज्म है? नहीं, देखिए उन्होंने जो किया है वो कम्युनिज्म के नाम पर ही किया है। ये कैसे आप कह सकते हैं कि चाइना में कम्युनिज्म है क्या? चाइना तो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री हो गया, लेकिन सब कुछ हो किसके नाम पर रहा है? कम्युनिज्म के नाम पर हो रहा है वहां पे। और मजेदार बात है, इसी कम्युनिज्म के खिलाफ पूरा अमेरिका लड़ते हुए इतना दूर तक पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इसी के खिलाफ लड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नाटो वगैरह गठन हुआ, उसका एक था कि हम डेमोक्रेसी को चाइना कहीं भी, चाइना या सोवियत यूनियन कहीं पेनिट्रेट तो यहाँ देना डेमोक्रेसी, जहां जरूरत है अमेरिका को डेमोक्रेसी देने की, यहाँ तो गले लग जाते हैं ट्रम्प जाकर के, किम जोंग उन के। मतलब क्या जिंदगी है भाई, और करोड़ों की आबादी है नॉर्थ कोरिया में, छोटी मोटी आबादी नहीं रहती। ट्रम्प जो बोल रहे हैं पूरा वेस्टर्न सिविलाइजेशन को डिमोरलाइज कर रहे हैं और डिमीन कर रहे हैं। अब मुझे कल सर ने कहा कि तुम रोज एक ऐसी खबर बताया करो जैसे कहते हैं ना कि मजा नहीं आए तो पैसे वापस। तो सर आज की मजा नहीं आए तो पैसे वापस वाली खबर, रोज लगता है कुछ आएगा, आता ही नहीं। देखिए अब जो अगली खबर आपको, ये खबर भी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगली खबर सुनिए आप, मजेदार। आप लड़वा करके मानेंगे। सुनिए तो, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ सकता है कभी भी। अमेरिका वेनेजुएला पर बड़ा हमला कर सकता है। ट्रंप तो खुल के धमकी दे रहा है, वहां पर जंगी बेड़े भेजे हुए, हजारों की फौज लगा दी है। अब सर मैंने एक वीडियो देखा, मादुरो जवाब दे रहे थे ट्रंप को कि हम भी लड़ेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे अगर अमेरिका पे हमला करेगा। तो ऐसे खड़ करके वो माइक के सामने ऐसे हाथ ला रहे थे, मेरा ध्यान गया उसके हाथ पे। निकोलस मादुरो वेनेजुएला का राष्ट्रपति, ये देखिए तस्वीर आ गई, राइट हैंड देखिएगा उनका, हाथ में क्या बंधा है। मुझे लगा कि इसने कलावा बांधा हुआ है क्या, जो हिंदू हम लोग मानते हैं, रक्षा सूत्र। मैंने कहा ये कलावा बांधा है क्या? लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि जब हम बांधते हैं तो धागे का सिरा थोड़ा सा खुला रहता है, बाहर दिखता है, अदरवाइज कोई रिस्ट बैंड जैसा है होता तो ऐसा नहीं लगता। तो मैंने वैसे ही गूगल कर लिया कि निकोलस मादुरो हिंदुइज्म, तो पता चला ये तो पुट्टपर्ती साईं बाबा का भक्त है। ये 2005 की तस्वीर है, निकोलस मादुरो पुट्टपर्ती के साईं बाबा, वो तो मुझे याद नहीं वो कब गए दुनिया से, उनका भक्त निकला। और इतना ही नहीं, फिर यह पता चला कि ये भक्त है, अपने दफ्तर में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगा के रखता है, और इनकी पत्नी भी इनके साथ जो है 2005 में अपनी पत्नी सिलिया फोर्ब्स के साथ, ये आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती जा चुके हैं, साईं बाबा के दर्शन कर चुका है ये आदमी। तो ये तो भाई तो हिंदू निकला है। तो त्रिपाठी जी नहीं, देखिए हिंदू निकला, इस दुनिया का अंतिम सत्य यही है सौरभ जी, इसको कोई माने ना माने, बराक ओबामा के टेबल पर हनुमान जी होते हैं। वो कैसे दिख रहा है, क्या व्यवहार कर रहा है, वो सब अलग है, लेकिन सबको ये लगता है कि अगर कोई ईश्वर जैसी कोई अवधारणा है तो वो सनातन वाली अवधारणा है, जहां कुछ फोर्सफुली नहीं है। जहां हो सकता है अलग अलग तरीके की बात हो सकती है, ऐसा नहीं है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम भी है, दुनिया भर के यहूदी हैं, जाने कौन कौन है,
लेकिन जिसको कहते हैं ना कि अंतर्मन जिसका खुल जाता है, जिसका एक बार साक्षात्कार हो जाता है, उसको ये लगता है कि अच्छा ये वाला हिस्सा है जो सबसे अलग है। अब मादुरो ऐसी इस तरह से दिखेंगे ये तो हमें भी नहीं पता था, तो ये तो पैसा आप वापस न मांगने लगे। बस पैसा वसूल है ना? नहीं वसूल नहीं, आप तो वापस मांग सकते हैं इस खबर को। नहीं इसको दिखाकर तो पैसा वसूल हो रहा है ना। हम मादुरो के साथ खड़े हैं। अब आप मादुरो के साथ हो गए? मादुरो के साथ ये भी डिक्टेटर है सर। कोई बात नहीं है, किम जोंग उनसे भला आदमी नहीं है। हिंदू डिक्टेटर हमको भी जाना ही पड़ेगा ना। नहीं हर वो हिंदू डिक्टेटर मुझे पसंद है जो ट्रंप के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। सर 1985 में मेरे मुलाकात हुई मादुरो से, नहीं पुट्टपर्ती साईं बाबा से, मादुरो से तो नहीं हुई, पुट्टपर्ती से। और उनके बड़े भक्त उस जमाने में हुआ करते, बहुत बड़े। उस समय तक ये शिरडी के साईं बाबा का बहुत वो नहीं था, चला करता था। और ये साईं बाबा सत्य साईं बाबा उनको बोलते हैं, और वो अपने भभूत दिया करते थे। अब ये भी मादुरो की तरफ हो गए। त्रिपाठी जी ने अपना कलावा दिखा दिया। अभी आपको याद हो कि प्रधानमंत्री जी और ऐश्वर्या बच्चन भी उनके कार्यक्रम में वहां गए थे पुट्टपर्ती। तुलसी गबार्ड बाय बर्थ हिंदू नहीं है। बाय बर्थ हिंदू नहीं है। जो नेशनल डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस अमेरिका की हैं यूएस में, वो बाय बर्थ हिंदू नहीं है। उन्होंने हिंदुइज्म अपनाया है। हाँ, समीर जी, बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि मतलब आपने इतना सर्च करके पता कर लिया उनके बारे में कि भाई वो भारत भी आए थे और पुट्टपर्ती साईं बाबा के भक्त रहे, और भारत में विदेश में एक बड़ा फैन फॉलोअर इनका रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब मादुराई, तमाम दुनिया के तमाम बड़े लोग इनके फॉलोअर रहे। तो नासा के 4 साइंटिस्ट पुट्टपर्ती आते थे, चमत्कारी बाबा इनको अपना धर्म मानते थे, और कोई भी योजना बनाते थे या कुछ सर्वे करते थे या कुछ अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते थे, पुट्टपर्ती आके उनसे आशीर्वाद लेकर जाते थे कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो नासा में हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो उनका एक बड़ा फैन फॉलोअर रहा है। उनको बड़ा एक माना जाता है कि भाई वो जिसके ऊपर हाथ रखते हैं और जिनके उनको दर्शन हो जाते हैं उनकी जिंदगी सवर जाती है। प्रधानमंत्री मोदी अभी खुद गए थे, सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, मतलब तमाम बड़ी हस्तियां गई थी, रजनीकांत वहां पर थे, और साउथ में उनको बड़ा माना जाता है। इन्हीं के कार्यक्रम में गए, इन्हीं के कार्यक्रम में जहां ऐश्वर्या राय ने मोदी जी के पैर छुए थे। बिल्कुल वहां पैर छुए थे वहां पर। सुनील गावस्कर भी बहुत मानते हैं। इस खबर से केवल आपने हर्ष जी को निराश किया है, क्योंकि ये ऐसी खबर है जिसपे कोई पैसा वापस नहीं मांग सकता। नहीं, मैं कह रहा हूँ पुट्टपर्ती से अलग भी स्टीव जॉब्स की पत्नी अभी कुंभ में रह के गई। कुंभ में रह दुनिया भर के बड़े लोग, और मैं बार बार कह रहा हूँ स्टीव जॉब्स तो उनके भक्त थे सर, वो नीम करौली बाबा नैनीताल के ऊपर। एक तरह से कहें तो दुनिया में जब किसी को अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को पहचान, जब तक भोग विलास करना है तो वो पश्चिम की तरफ जाता है। अच्छा, नहीं मुझे अच्छे मोड़ पे ले आया। अच्छा, अब जिनसे इनका झगड़ा है ट्रंप, अब आपने भोग विलास कहा ना, तो वो तो भोग और विलासता सारा जीवन इसमें ही बिताया ट्रंप ने। उनका वो बयान एक रह गया ना, महिलाओं पे एक बयान, वो एप्स्टीन फाइल में एक 16 फाइलें जो थी वो गायब थी, ब्लैक थी बिल्कुल, जो रिलीज की जस्टिस डिपार्टमेंट ने अमेरिका में। तो लोगों ने कहा इसमें ट्रंप की तस्वीर होगी पक्का। तो फिर एक जारी की गई ट्रंप की तस्वीर, लेकिन ट्रंप की बड़ी एक ठीक ठाक सी तस्वीर जिसमें वो ढंग के कपड़े पहने, पत्नी के साथ, और जेफरी एप्स्टाइन जो सेक्स ऑफेंडर था उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे एक बयान मिला ट्रंप का, उसको आप सुनिए। ट्रंप ने कहा कि वैसे मैं बड़े सौंदर्य बोध का आदमी हूं, बड़ा एस्थेटिक सेंस वाला मैं आदमी हूं, और कोई महिला सुंदर लगती है तो मैं तारीफ करता हूं, करता था, लेकिन राजनीति अब नहीं करता। करना चाहिए, लेकिन मैं अब नहीं करता हूं, क्योंकि राजनीति में आने के बाद किसी महिला पर कोई टिप्पणी करना ये डेथ सेंटेंस जैसा है। जरा सुनिए ट्रंप का डर। Very aesthetic person, believe me. Except with women, I don't care what a woman looks like. I used to say beautiful, now I don't care. Since politics, I never mention looks anymore. The most beautiful woman can walk right across. I don't even look at her anymore. Because in politics, that's the sign of death. We don't look. ये भाई को कोई मतलब नहीं है, वो कह रहा मैं उठ गया दीन दुनिया से अब। देखिए ट्रंप को छोड़ दीजिए आप। हमको तो लगा था कि कुछ और आप दिखाइएगा। देखिए हैरानी नहीं हुई, ट्रंप कह रहा है मैं महिलाओं पे कमेंट नहीं करता। अब भूल जाते हैं, वो भुलक्कड़ है। मेलोनी को लेकर के क्या कहा था, अमेरिका की एक पत्रकार को लेकर के क्या कहा था कि आप बहुत सुंदर हैं, और अब वो ऐसा नहीं है के भी किसी ऐसा नहीं स्टाफ के लिए बोला था। जब उनको लगता है ना कि से ऐसा बोलने के लिए ठीक है, राजनीतिक तौर पर ठीक है, लेकिन जिसकी आदत है उसको आज ही रखिए, जिसकी आदत हो गई है ना वो ये सब छोड़ता नहीं है, बोल दे। चलिए आज तो चलिए बहुत मजेदार खबरों पर भी बात हो गई, गंभीर खबरों पर भी बात हो गई। समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद समीर जी, प्रोफेसर साहब आपका, जय जी, हर्षवर्धन जी बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं 1 बजे कहानी कुर्सी की में।